एक गेमर रोमांस गेम कंप्लीट करते ही उसी क्रूअल वर्ल्ड में रिकनेक्ट हो जाता है और अब उसे वहां सरवाइव भी करना और एकेडमी में साइड कैरेक्टर बन के जीना भी है। एनिमे की शुरुआत एक हीरो से होती है जो एक ओटे में वीडियो गेम खेल रहा होता है जहां की दुनिया कंप्लीटली गर्ल को फेवर करती है। तभी हीरो को उसकी सिस्टर का मैसेज आता है जो अब्रॉड घूमने गई है। हमें एक शॉर्ट फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हीरो की सिस्टर ने उसे फोर्स किया था कि वो ये गेम कंप्लीट करे क्योंकि हीरो ने कोई ऐसी गलती कर दी थी जो अभी तक हमें रिवील नहीं कराई जाती। सिस्टर ने धमकी दी कि बेटे अगर तूने ये गेम पूरा कंप्लीट नहीं किया तो तेरे सारे काले कांड मैं मम्मी पापा को बता दूंगी। प्रेजेंट में वापस आकर हीरो इरिटेट होते हुए कंप्लेंट करता रहता है कि उसे इतना बकवास लड़कियों वाला नल्ला रोमांस गेम खेलना पड़ रहा है मजबूरन। हीरो एक्सप्लेन करता है कि ये सिर्फ रोमांस गेम नहीं, इसमें एडवेंचर भी है क्योंकि कैरेक्टर को मॉन्स्टर और रोबोट से भी फाइट करनी पड़ती है। लेकिन इंडिपेंडेंट बनने का एटीट्यूड दिखाने के बावजूद उसने गेम पर काफी ज्यादा पैसे उड़ा दिए जैसे तुम अपने बीजीएमआई अकाउंट में उड़ा देते हो। उसे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस बात से होती है कि गेम में लड़कियों के पास एडमायर्स की लाइन लगी रहती है जबकि लड़कों की कंडीशन बिल्कुल बुरी हालात है। अरे ये तो अपनी दुनिया में भी है। कई दिन तक कंटिन्यूअसली गेम खेलने के बाद हीरो फाइनली गेम कंप्लीट कर लेता है क्योंकि उसने इतने दिन प्रॉपरली खाना नहीं खाया होता, इसलिए वो फूड लेने बाहर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वीकनेस की वजह से हीरो का सेकंड फ्लोर से स्टेयर उतरते वक्त पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा भगवान को प्यारा हो जाता है। क्या कुत्ते की मौत मरा है हमारा हीरो, छी। अगली बार जब हीरो की आंख खुलती तब वो एक कम्प्लीटली अलग दुनिया में होता है जहां उसका नाम लियोन है। उसे ये सीनरी बहुत फैमिलियर लगती है। तब उसे रियलाइज होता है ये दुनिया बिल्कुल उसी वीडियो गेम जैसी है जिसे वो मरने के पहले खेल रहा था। वो शौक में सोचता है क्या मैं इतनी नल्ली मौत मर गया हूँ, वो भी डाटा ट्रांसफर किए बिना। तभी गेम की दुनिया के उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और उसे डांटते हैं क्योंकि उन्हें एक नोबल फैमिली के घर जाना होता है। कुछ देर बाद वो लोग एक नोबल वुमेन सोला से मिलते हैं। सोला उन्हें याद दिलाते हैं कि बार्ट फोर्ड सरनेम उन्हें सिर्फ उसकी वजह से मिला है और वो वार्निंग देती है कि लियोन को प्रॉपरली एजुकेट किया जाना चाहिए, नल्ला कहीं का हट इधर से। कुछ टाइम बाद लियोन का बड़ा भाई निक उससे कहता है कि अगर वो लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो एकेडमी में एंट्री नहीं मिलेगी। निक कैजुअली बोलता है अगर लियोन को बीस्ट गर्ल या एल्फ गर्ल्स पसंद होती हैं तो एडमिशन इजीली मिल जाता है क्योंकि इस दुनिया में वुमेन ही एक्चुअल रूलर हैं। ये सुनते ही लियोन को एकदम से सब कुछ याद आ जाता है कि ये वही ओटेमे गेम की दुनिया है जिसे वो मरने के पहले खेल रहा था। जब वो अपनी बुक पर सेम एम्बलम देखता है जो गेम में था तब उसका डाउट कंप्लीटली कंफर्म हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसका रिकार्नेशन उसी गेम के अंदर हुआ है और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। 10 साल बाद लियोन एक्सप्लेन करता है कि बार्ट फोर्ड फैमिली गेम में कभी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मतलब वो लोग बेसिकली साइड कैरेक्टर थे। क्योंकि उसने गेम कंप्लीट किया है उसने एक नोटबुक में गेम की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख रखी थी ताकि वो इस दुनिया में इजीली सरवाइव कर सके आसानी से। वो पीसफुली फार्मिंग का काम भी एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ उलट जाती है जब सोला उसे बताती है कि तुम्हारी अरेंज मैरिज फिक्स हो चुकी है। लियोन तुरंत मना कर देता है क्योंकि जिस नोबल लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो ऑलरेडी 7 बार शादी कर चुकी थी और उसके सभी पति मारे गए थे और लियोन को वो फिजिकली भी अट्रैक्टिव नहीं लगती, मतलब वो बहुत ज्यादा भद्दी और मोटी थी जैसे उसने ही अपने 7 पति को कच्चा खा लिया हो। शादी से बचने के लिए लियोन एकेडमी में पढ़ने की बात करता है लेकिन सोला सीधा बोलती है कि एकेडमी बहुत एक्सपेंसिव है। उसके फादर भी मानते हैं कि इतने रिसोर्स कलेक्ट करना आसान नहीं होगा कि उसे एकेडमी में भेजने के पैसे कलेक्ट हो सके। बेचारे नल्ले गरीब हैं और कुछ नहीं। फिर सोला लियोन को इंसल्ट करते हुए कहती है कि उसे थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि कोई और उससे शादी करना भी नहीं चाहता क्योंकि तू नल्ला ना खा रहा है, हट इधर से। लियोन फिर भी रिफ्यूज कर देता है। तब सोला कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ क्लियर वार्निंग देती है अगर उसने ये मैरिज एक्सेप्ट नहीं की तो उसे आर्मी में भेज दिया जाएगा जहां वो मर सकता है। ये सुनकर लियोन पैनिक में आ जाता है। फिर उसे याद आता है अरे मैंने तो ये गेम पूरा कंप्लीट किया है इसलिए मुझे तो यहाँ के हर सीक्रेट लोकेशन और हिडन आइटम के बारे में पहले से ही पता है। इसलिए वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि उसके पास ऑलरेडी एक प्लान है, बस उसे थोड़े पैसे चाहिए अपने प्लान को पूरा करने के लिए। बाद में वो अपने फादर वाल्कस से बात करता है और हमें पता चलता है कि सोला एक्चुअली वाल्कस की वाइफ है जिसके थ्रू उन्हें बार्ट फोर्ड सरनेम मिला हुआ जबकि लियोन की असली माँ का नाम लूस है। इस वक्त लियोन अपने फादर से एक फेवर मांगता है लेकिन वो क्या फेवर था हमें रिवील नहीं कराया जाता। कुछ घंटों बाद लियोन एक फ्लाइंग शिप में ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है अगर मैं ट्रूली गेम की दुनिया में आ गया हूँ तो सब कुछ मेरी मेमोरीज के अकॉर्डिंग ही होगा। वो मेंशन करता है कि गेम की हीरोइन ओलिविया और मैं एकेडमी में सेम ही ग्रेड में होंगे। तभी अचानक एक फ्लाइंग फिश उसके सामने आ जाती है। लियोन को याद आता है कि गेम में ये अच्छा एक्सपी का रिसोर्स था इसलिए वो बिना हेजिटेट किए उसे अपनी शॉटगन से उड़ा डालता है।
काफी देर सर्च करने के बाद वो फाइनली उस जगह पहुंच जाता है जिसे वो इतनी देर से ढूंढ रहा था। समुंदर के अंदर एक स्ट्रेंज टेलीपोर्टर हिडन होता है। जैसे ही उसके पास जाता है एक डेंजरस व्हर्लपूल उसकी शिप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे किसी अननोन जगह टेलीपोर्ट कर देता है। लियोन सोचता है कि शिप डिस्ट्रॉय होने पर उसके फादर डेफिनेटली उस पर गुस्सा होंगे, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसे एंशिएंट रुइंस मिल जाते हैं जो बिल्कुल गेम वाले रुइंस जैसे लगते हैं। अंदर एंटर करते ही वो एक रोबोट को डिफीट करता है। तब हमें पता चलता है कि ये जगह एक्चुअली एक एंशिएंट लैबोरेटरी है। एक डेड बॉडी से की लेने के बाद लियोन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करता है जहां स्पेशल शिप रखी होती हैं और शॉकिंगली ये वही ओवर पावर आइटम थे जो उसने गेम में नल्ली मौत मरने से पहले परचेज किए थे। लेकिन जैसे ही वो एक शिप के अंदर एंटर करता है एक गार्डियन रोबोट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लियोन की दिखाकर उसे हुतिया बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट तुरंत समझ जाता है कि वो ओरिजिनल साइंटिस्ट नहीं है बल्कि उसका हुतिया बना रहा है। लियोन ग्रेनेड भी यूज करता है पर उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता रोबोट पर। फिर रोबोट अपने क्लॉ से लियोन को पकड़ता है और इंटरोगेशन स्टार्ट करता है। रोबोट रियलाइज करता है कि अब दुनिया उसके क्रिएशन एरा से कंप्लीटली अलग हो चुकी है। इसी वजह से वो डिक्लेयर करता है कि मैं रोबोट सभी न्यू ह्यूमन को एलिमिनेट करूंगा और शुरुआत होगी नल्ले लियोन से। रोबोट अपनी ग्रिप और टाइट करता है जिससे लियोन बुरी तरह हर्ट होने लगता है। लियोन सिर्फ इस दुनिया में पीसफुली जीना चाहता था, इसलिए वो डेस्परेट होकर अपनी शॉट निकालता है और अचानक उसकी ब्लेड सीधा रोबोट के हेड में शूट हो जाती है। इस अटैक से लियोन फ्री हो जाता है और रोबोट एक्सप्लोड हो जाता है। उसके बाद लियोन कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। जैसे ही वो स्कैनर पर अपना हाथ रखता है सिस्टम उसे शिप का ऑफिशियली ओनर रिकॉग्नाइज कर लेता है। फिर एक रोबोटिक वॉइस उसे बताती है कि ऑल दो तुम इस एरा के एक न्यू ह्यूमन हो, लेकिन लियोन तुम्हारे अंदर एंशिएंट क्रिएटर जैसे ट्रेट्स भी हैं। पर लियोन क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कंप्लेन करता है कि एक ओटेमे गेम के अंदर रिकारनेट होना कितना रिडिकुलस बात है। तो रोबोट कहता है लगता है ये पागल हो गया है, इसलिए ऐसे गेम में रिकारनेट होने वाली भटकी भटकी बातें करने लगा है। लियोन काफी इंजर्ड है इसलिए बोलता है कि मैं फिर से नल्ली मौत नहीं मरना चाहता और ये बोल के हमारा नल्ला हीरो बेहोश हो जाता है। पर लियोन शिप और रोबोट का नया मास्टर बन चुका है, इसलिए रोबोट भैया इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं जिससे नल्ला लियोन नल्ली मौत मरने से फिर से बच जाता है। 3 महीने बाद सोला लियोन के पेरेंट्स से बात करते हुए कहती है कि लियोन बहुत टाइम से गायब है और शायद अरेंज मैरिज बर्बाद करके मर चुका है। लेकिन तभी बाहर एक शिप की आवाज आती है। जब सब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि लियोन एक मैसिव गोल्ड के साथ वापस लौटता है। ये देखकर सोला का गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि वो लियोन को कम्प्लीटली यूजलेस और नल्ला समझती थी। सोला को इतना हैरान परेशान देख के लियोन अंदर ही अंदर स्माइल करता है और डिसाइड करता है कि मैं कभी भी किसी अनवांटेड मैरिज में नहीं फंसूंगा। फिर वो प्राउडली अनाउंस करता है कि मैंने जो ट्रेजर कलेक्ट किए हैं उसकी वजह से अब एकेडमी में एनरोलमेंट कर सकता हूँ। अब गेम के सारे मेन कैरेक्टर एकेडमी में मौजूद हैं और लियोन को लगता है कि एक साइड कैरेक्टर होते हुए उसकी लाइफ अब बिल्कुल पीसफुल रहने वाली है क्योंकि वो गेम के हीरो हीरोइन से दूरी बना के रखेगा जैसे साहिबा कुल्लू से दूर रहती है। कुछ दिनों बाद लियोन अपने नए एआई असिस्टेंट लक्सियोन के साथ प्लांट को पानी देते हुए दिखाई देता है। लक्सियोन वही रोबोट है जिसे लियोन ने शिप का मास्टर बनने से पहले ब्लास्ट करके मारा था। लियोन बताता है कि घर लौटते वक्त मुझे एक आइलैंड मिला और हाँ मैं ऑफिशियली उसका ओनर बन चुका हूँ। अब लक्ष्यन सजेस्ट करता है कि मालिक हमें यहाँ हॉट स्प्रिंग बनाकर बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। लियोन को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन तब लक्ष्यन कैजुअली बताता है मास्टर हॉट स्प्रिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है ऑलरेडी और कुछ महीनों में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। आखिर में लियोन कहता है कि अगर उसे प्रॉपर नेट बनना है तो अकेडमी में उसे एक वाइफ ढूंढनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों बाद उसके फादर वेलकस उसे बताते हैं कि आइलैंड डिस्कवर करने और डंजन क्लियर करने की वजह से किंगडम ने उसे बैरन का टाइटल दे दिया है। ये सुनते ही लियोन पैनिक कर जाता है और बोलता है मुझे ऐसा टाइटल बिल्कुल भी नहीं चाहिए फादर। लेकिन उसके फादर सीधा कहते हैं अगर तुमने टाइटल रिफ्यूज किया तो फिर तुम्हें सोला के सेम स्टेटस वाली औरत से शादी करनी पड़ेगी। ये इमेजिन करते ही लियोन अंदर से कम्प्लीटली ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि उसे सोला जैसे बुढ़ी खूचत से शादी करनी होगी। अगर कोई सोनाडे जैसी बुढ़ी औरत मिले तो एक बार के लिए मैं शादी करने का सोच भी सकता हूँ। क्या मतलब उसे सोनाडे नहीं उसके 108 पसंद है। कुछ हफ्तों बाद एकेडमी की क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती हैं। लियोन एकेडमी को देखकर सोचता है कि ये बिल्कुल गेम जैसी ही लग रही है। उसे पता है कि मुझे यहाँ पूरे 3 साल स्पेंड करने होंगे और इसी ड्यूरेशन में मुझे एक बड़े बड़े बालों वाली वाइफ भी ढूंढनी होगी अपने लिए। तभी लियोन को एक कपल आर्ग्यू करते हुए दिखाई देता है और वो रियलाइज करता है इस दुनिया में सच में लड़कियों का बोलबाला है और लड़कों का मुंह के साथ सब कुछ काला है। तभी एक बहुत फेमस ग्रुप एकेडमी में एंटर करता है जो गेम की हीरोइन की लवर हैं
और उनके बीच ब्लू हेयर लड़का जूलियस भी होता है, पर 10 साल बाद भी लियोन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद एक इम्पोर्टेंट ड्यूक की डॉटर एंजेलिका भी वहां अराइव करती है। लियोन उन दोनों को पर्सनली पसंद नहीं करता, लेकिन वो डिसाइड करता है कि मुझे किसी भी तरह अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना, इसलिए मेरा यहाँ चुप रहना ही बेहतर है मेरे लिए। कई घंटों तक सेरेमनी चलने के बाद लियोन बोर होते हुए बाहर आता है और सोचता है कि फॉर्मल इवेंट हर दुनिया में इक्वली बोरिंग होते हैं, चाहे वो गेम की दुनिया हो या रियल लाइफ। लेकिन तभी उसे शौक लगता है जब वो सुनता है कि मारिया नाम की एक लड़की ने जूलियस को थप्पड़ मार दिया। लियोन को तुरंत याद आता है कि गेम में इस मूवमेंट पर मारिया नहीं बल्कि कोई और हीरोइन ने खींच के जूलियस को लाफा मारा था। तब लियोन को पहली बार लगता है इस दुनिया में इवेंट ओरिजिनल गेम के अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कुछ घंटों बाद लियोन घर लौटता है, जहां लक्स लियोन उसे बताता है कि वो सिटी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्योंकि लियोन ने उसे इस दुनिया के मैजिक सिस्टम रिसर्च करने को कहा था। लेकिन लियोन अभी एक नए मिशन पर फोकस कर रहा होता है, जो है एक टी पार्टी होस्ट करना। वो डैनियल और रेमंड के साथ मिलकर डिस्कस करता है कि किस तरह एक परफेक्ट टी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाए ताकि कुछ गर्ल्स को इम्प्रेस किया जा सके। तभी उन्हें पता चलता है कि जूलियस बहुत सारी लड़कियों के साथ एकेडमी में घूम रहा है। इसी वक्त रिवील होता है कि जूलियस एक्चुअली हॉलफोर्ड किंगडम का प्रिंस है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एंजेलिका उसकी फियांसे है, लेकिन जूलियस मारिया को टी पार्टी में इन्वाइट करना चाहता है, एंजेलिका को नहीं। कैसा पगला है। पर लियोन ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि गेम के अकॉर्डिंग इस पोजीशन पर मारिया नहीं बल्कि कोई और हीरोइन होनी चाहिए थी। अब उसे पक्का लगने लगता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में कुछ बहुत अजीब चल रहा है। बाद में क्लास के दौरान पूरा क्लासरूम लड़कों से भरा होता है, जहां उन्हें एटिक्वेट सिखाए जा रहे होते हैं ताकि वो प्रॉपर टी पार्टी होस्ट कर सकें। क्योंकि लियोन भैया ध्यान नहीं दे रहे होते, तब उसके टीचर उसे आगे बुला लेते हैं और प्रॉपर मैनर डेमोन्स्ट्रेट करने को बोलता है। एंड में लियोन सरप्राइजिंगली काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए फर्स्ट इंप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो बात उसके टीचर ने आखिरकार उसे अच्छे से समझा ही दी। कुछ देर बाद वो स्नैक और टी प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करता है। वो कुछ फीमेल क्लासमेट को इनवाइट भी करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लड़की ब्यूटीफुल होती है, बाकी सब नकली नकारी। पर वो सब सिर्फ टाइम पास करने आई थी, जब तक उन्हें लियोन से बेटर टी पार्टी नहीं मिल जाती। टी पार्टी खत्म होने के बाद सब गर्ल्स वहां से चली जाती हैं। तभी लियोन बाहर कुछ नॉइज सुनता है और देखता है कि कुछ स्टूडेंट एक लड़की को बुली कर रहे हैं। जब वो ध्यान से देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लड़की ओलिविया होती है, जो गेम की एक्चुअल हीरोइन है। लियोन सोचता है कि मुझे मेन स्टोरी लाइन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ओलिविया की हेल्प करता है और उसे टी ऑफर करता है। ओलिविया हैप्पीली उसके साथ बैठ जाती है और स्नैक टेस्ट करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओलिविया एक कॉमनर है, जो स्कॉलरशिप की वजह से एकेडमी में एंटर हुई है। इसी रीजन की वजह से बाकी सभी स्टूडेंट उसे बुली करते हैं कि तुम बहुत गरीब हो, नल्ली, भगो दर से। थोड़ी सैड होकर ओलिविया कहती है, मैं मैजिक के बारे में और सीखना चाहती हूँ। लियोन तुरंत बोलता है कि वो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो उन दोनों की हेल्प कर सकता है इस मामले में। फिर दोनों सीधा लियोन की बड़ी बहन से मिलने जाते हैं। वो एडवाइस देती है कि अगर ओलिविया तुम्हें एकेडमी में सरवाइव करना है तो तुम्हें अपनी क्लास की पॉपुलर गर्ल के साथ कनेक्शन बनाना होगा। ऐसा तुम शायद एक्सपेंसिव स्नैक गिफ्ट करके उनका फेवर जीत सकती हो। ओलिविया ये सुनकर नर्वस हो जाती है, क्योंकि स्नैक बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं और वो तो नल्ली नकारी और गरीब है। इसलिए जेंटलमैन बनते हुए लियोन बोलता है कि पेमेंट वो करेगा, पर साफ दिख रहा होता है कि ऐसा करने में उसकी फटके चार हो रही है। बाद में ओलिविया की प्राइवेट मीटिंग एंजेलिका के साथ होती है। एंजेलिका अपने कंपेनियन को बाहर भेज देती है ताकि वो ओलिविया से अकेले बात कर सके। एंजेलिका कामली कहती है कि उसे ओलिविया के एकेडमी में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। वो ये भी बोल देती है कि मुझे मारिया से ज्यादा तुम पसंद हो ओलिविया। लेकिन एंजेलिका तब सरप्राइज हो जाती है जब उसे पता चलता है कि टी और स्नैक मीटिंग का आइडिया लियोन का था। तब वो पहली बार लियोन को इंटरेस्टिंग समझने लगती है। कुछ घंटों बाद स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन क्लास अटेंड करते हैं, जहाँ उन्हें डंजन के 3rd लेवल तक जाकर क्रिस्टल कलेक्ट करने होते हैं। इसी वक्त लियोन रियलाइज करता है कि कंट्री साइड बैकग्राउंड कैरेक्टर होने की वजह से उसे और ओलिविया को बेसिकली बेट की तरह यूज किया जा रहा है। दूसरी साइड ड्रामा और बढ़ जाता है, क्योंकि मारिया जूलियस का साइड छोड़ने से मना कर देती है। एंजेलिका अपने फियांसे जूलियस को कन्फ्रंट करती है कि तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए, ना कि इस नल्ली नकारी मारिया को। लेकिन जूलियस सिर्फ मारिया को डिफेंड करता है। सिचुएशन और खराब तब हो जाती है जब जूलियस के ग्रुप के मेंबर भी उसका सपोर्ट करते हुए एंजेलिका को वहीं छोड़कर चले जाते हैं बेचारे। लियोन सोचता है कि ऑल दो इस दुनिया में वुमेन रूल करती हैं, लेकिन जूलियस और उसका ग्रुप एक्सेप्शन है, क्योंकि उनके पास एक्सट्रीमली हाई सोशल स्टेटस और पावर है।
थोड़ी देर बाद लियोन और ओलिविये डंजन के थर्ड लेवल तक पहुंच जाते हैं। ओलिविये एक क्रिस्टल कलेक्ट करके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, लियोन मैं मैजिक क्रिस्टल कलेक्ट कर करके तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगी जो तुमने एक्सपेंसिव कुकीज खरीद के मुझे एंजेलिका के साथ डेट पे भेजा था। लियोन मीनवाइल सोचता है कि उसे ओलिविये से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में वो प्रिंस और उसके ग्रुप के साथ रहने जो वाली है। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक चैम्बर में एंटर करते हैं, वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर उनका वेट कर रहे होते हैं। लियोन लक्ष्मण द्वारा बनाई गई स्वॉर्ड निकालता है और एक एक करके मॉन्स्टर को डिफीट करना शुरू कर देता है, लेकिन एक मॉन्स्टर उसके हाथ में काट लेता है। फिर कुछ देर बाद जूलियस का ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है और यूजुअल ड्रामेटिक स्टाइल में मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं वो लोग। जूलियस सिर्फ मारिये से कुछ वर्ड बोलता है और ये देखकर एंजेलिका क्लियरली जेलस हो जाती है। फाइट के बाद जूलियस इंजर्ड हो जाता है और मारिये तुरंत हीलिंग मैजिक यूज करके उसे हील करती है। एंजेलिका वरीड होकर उसके पास आती है, लेकिन शॉकिंगली जूलियस अपने फियांसे को ही ऑलमोस्ट इग्नोर कर देता है, जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही ना रखती हो। फिर वो मारिये का हाथ पकड़ता है और उसके साथ वहां से चला जाता है। ये देखकर आसपास के सब लोग एंजेलिका के लिए सिंपैथी फील करते हैं क्योंकि फियांसे होने के बावजूद जूलियस उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव कर रहा है। ये तो वही बात हुई, शादी करनी थी गर्लफ्रेंड से लेकिन गलती से हो गई उसी की दुश्मन से। इसी बीच लियोन भी मॉन्स्टर बाइट की वजह से इंजर्ड हो चुका होता है, तो ओलिविया अपने हीलिंग मैजिक यूज करके उसे ट्रीटमेंट देती है और सॉफ्टली कहती है, मैजिक ही एक चीज है जिसमें मैं ट्रूली अच्छी हूँ, बाकी सब चीजों में तो मैं नल्ली नाकारी हूँ बिल्कुल भी। लियोन इस सब से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि एक साइड कैरेक्टर होने के बावजूद ओलिविया उस पर इतना अटेंशन क्यों दे रही है। हमारे नल्ले हीरो ऐसा इसलिए है क्योंकि तूने ओलिविया की मदद करके उसे अपने प्यार में जो गिरा लिया है। और साथ ही लियोन को जूलियस का बिहेवियर भी ओरिजिनल गेम के बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होता है। अब लियोन को स्ट्रांगली फील होने लगता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में कुछ बहुत स्ट्रेंज चल रहा है और इसी वक्त जूलियस के साथ जाती हुई मारिये पीछे मुड़कर लियोन और ओलिविया को देखकर एक डेंजरस स्माइल करती है। अगले दिन एकेडमी में कुछ गंदी लड़कियां बुक जलाते हुए दिखाई देती हैं। कुछ देर बाद जूलियस सबको बताता है कि जो सामान जलाया गया था वो एक्चुअली मारिये का था। वो सीधा एंजेलिका को कन्फ्रंट करता है क्योंकि रूमर्स फैल चुके थे कि ये सब उसके ऑर्डर पर हुआ है, क्योंकि प्रिंस एंजेलिका को नहीं बल्कि फ्लैट चेस्ट वाली मारिये को पसंद करते हैं। एंजेलिका क्लियरली डिनाई करती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन जूलियस उसकी बात सुनने के बजाय एंजेलिका को वार्निंग देता है कि वो मारिये और उसके ग्रुप से दूर रहे क्योंकि उनकी एंगेजमेंट एकेडमी के बाहर अरेंज हुई थी और उसका एकेडमी अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। बाद में लियोन और उसके फ्रेंड काफी डिसअपॉइंटेड दिखते हैं क्योंकि उनके पास एंगेजमेंट के लिए गर्ल्स के ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे थे। साथ ही वो जूलियस और एंजेलिका के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। लियोन को याद आता है कि ओरिजिनल गेम में ये आर्ग्यूमेंट स्टोरी में काफी टाइम बाद होने वाला था, इसलिए उसे और भी स्ट्रांगली फील होने लगता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड की टाइमलाइन गेम के वर्ल्ड की टाइमलाइन से कंप्लीटली चेंज हो रही है। कुछ देर बाद लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात ओलिविये से होती है। लियोन उसे कैजुअली पूछता है कि मारिये किस टाइप की लड़की है। ये सुनकर ओलिविये थोड़ा नर्वस हो जाती है और पूछती है, क्या लियोन को मारिये जैसी गर्ल्स पसंद है? मतलब तुम्हें बड़े बड़े बालों वाली नहीं बल्कि फ्लैट चेस्ट वाली लड़कियां पसंद हैं? तो लियोन गंदे मुझे सूंघने के बाद वाला एक्सप्रेशन बनाने के साथ सीधा बोल देता है कि वो एक्चुअली मैं मारिये को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बल्कि उल्टा नफरत करता हूँ। तब ओलिविया बताती है कि उसने सिर्फ एक बार मारिये से बात की थी जब उसने उसे अकेला देखा था और कंसर्न में पूछा था क्या वो ठीक है, लेकिन मारिये ने कोल्ड टोन में रिप्लाई दिया कि मुझे ओलिविया जैसे गर्ल से बिल्कुल सख्त नफरत, इसलिए मेरी नजर से दूर चली जाओ। ये सुनकर लियोन और कंफ्यूज हो जाता है कि मारिये इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। तभी दोनों कुछ लोगों की विस्परिंग सुनते हैं। लियोन तुरंत आवाज की तरफ जाता है और शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि मारिये जूलियस के ग्रुप के एक मेंबर ब्राड को किस कर रही होती है। किस करने के बाद मारिये एकेडमी के हॉलवे में चलते हुए खुश होती है और सोचती है कि ये ओटोइमे गेम की दुनिया कितनी ज्यादा अमेजिंग है। तभी जूलियस और एक और लड़का जिल्क उसके पास आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मारिये के पास कोई सर्वेंट नहीं है तो जिल्क ऑफर करता है कि वो उसके लिए सर्वेंट हायर कर देंगे। जब मारिये उनके साथ जाती है वो अंदर ही अंदर सोचती है कि अब वो इस ओटोइमे वर्ल्ड का पूरा एडवांटेज उठाएगी क्योंकि रियल वर्ल्ड में लोग उसे हमेशा नीचा दिखाते थे, लेकिन यहाँ सब लोग उसे पसंद करते हैं, खासकर लड़के, वो भी हैंडसम। उधर एंजेलिका के फ्रेंड उसे इन्फॉर्म करते हैं कि मारिये को अब पर्सनल सर्वेंट भी मिल गया है। ये सुनकर एंजेलिका उन्हें रूम से बाहर भेज देती है और
अकेली बैठकर अपसेट फील करने लगती है बेचारी। वो समझ नहीं पा रही होती कि बचपन से प्रिंस के साथ फ्यूचर के लिए रेज होने के बाद भी जूलियस इतनी इजीली मारिए के प्यार में कैसे पड़ गया, जबकि वो फ्लैट है और मैं तो बड़े बड़े बालों वाली हूँ। इसी बीच लियोन की सिस्टर जीना उसके पास आती है और पूछते है कि क्या वो मारिए नाम की लड़की को जानता है। लियोन बताता है कि वो सिर्फ प्रिंस के साथ इन्वॉल्व है। जीना सीरियस टोन में वार्निंग देती है और होप करती है कि लियोन ने मारिए के अगेंस्ट किसी हरासमेंट में पार्ट ना लिया हो, मतलब उसे बुली ना किया हो, क्योंकि फ्यूचर में जूलियस किंग बनेगा और अगर प्रिंस ने लियोन को डिसलाइक कर दिया तो उसका फ्यूचर कंप्लीटली रुइन हो सकता है। लियोन कामली बोलता है कि वो समझ गया। कन्वर्सेशन के बाद जीना उसे वार्निंग देती हुई चली जाती है कि वो कोई भी एम्बैरेसिंग वाला काम ना करे, अगर उसने किया तो वो उसे कुत्ता बना के पीटेगी। कुछ देर बाद लक्ष्यन उसके पास आता है और रिमाइंड कराता है कि एकेडमी का फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन लियोन नल्ला अभी तक अपने लिए एक वाइफ भी नहीं ढूंढ पाया। फिर लियोन लक्ष्यन से पूछता है क्या वो उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लक्ष्यन हाँ बोल देता है खुशी खुशी, लेकिन तुरंत डिसअपॉइंट हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लियोन एक्चुअली गर्ल्स के पॉम पॉम का साइज पता करवाना चाहता था। इसलिए लक्ष्यन सीधा मना कर देता और कहता है मालिक मैं तो ठरकी नहीं हूँ और ना ही आपको ये ठरकी वाला काम करूंगा। कुछ हफ्ते बाद एकेडमी में एक ग्रैंड पार्टी होती है। लियोन और उसके फ्रेंड अलग अलग गर्ल्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेडली सब उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं, जैसे तुम्हारी क्रश ने तुम्हें किया था। लेकिन सिचुएशन तब और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है जब एक बीस्ट में लियोन और उसके दोस्त की पिटाई भी कर देता है। तभी ओलिविया वहां भागती हुए आती है और बताती है कि एकेडमी में कुछ बहुत बड़ा ड्रामा हो गया है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एंजेलिका सभी के सामने जूलियस से आर्ग्यू कर रही होती है। ओलिविया एक्सप्लेन करती है कि प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब एंजेलिका ने मारिए को किसी और लड़के का हाथ पकड़े देखा जो प्रिंस नहीं था। लेकिन जूलियस के फ्रेंड तुरंत मारिए को डिफाइन करने लगते हैं और बोलते हैं कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। फिर सडनली जूलियस सबके सामने कन्फेस कर देता है कि वो मारिए से डीपली प्यार करने लगा है, ना कि एंजेलिका से। ये सुनकर एंजेलिका का गुस्सा फट पड़ता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एकेडमी रोमांस नहीं था बल्कि उसकी पूरी फ्यूचर लाइफ का मैटर था। इसलिए गुस्से में एंजेलिका अपने ग्लव उतारकर मारिए की तरफ फेंक देती है और उसे बैटल के लिए ऑफिशियली चैलेंज करती है कि हम दोनों प्रिंस के लिए कम्पीट करेंगे, बताओ तुम रेडी हो। ये देखते ही लियोन को याद आता है कि गेम में एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर डुअल इवेंट स्टार्ट हुआ था। जूलियस का ग्रुप तुरंत मारिए की तरफ से फाइट करने का ऑर्डर देता है। आसपास खड़े सब स्टूडेंट शॉक में विस्पर करने लगते हैं, क्योंकि किसी ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई प्रिंस को चैलेंज करेगा। लेकिन डुअल रूल्स के अकॉर्डिंग एंजेलिका को अपनी तरफ से फाइटर अरेंज करने होते हैं, पर उसके लिए कोई भी वॉलंटियर नहीं होता, क्योंकि कोई भी एंजेलिका की मदद करके प्रिंस के बैड साइड में नहीं आना चाहता। लियोन सोचता है कि अगर एंजेलिका डुअल हार गई तो उसकी सोशल लाइफ प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगी। आंसुओं के साथ एंजेलिका बोलती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर उसे सबसे अकेले ही फाइट क्यों ना करना पड़े। ये देखकर लियोन के इमोशन अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो मेन स्टोरी लाइन में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी एंड में एंजेलिका की हेल्प करने का डिसाइड कर लेता है, पता नहीं क्यों। क्या मतलब एंजेलिका के बॉल इस ड्रेस में अच्छे लग रहे हैं, इसलिए लियोन उसकी मदद करने आगे आया है। एकेडमी के सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लियोन वही एडवेंचर है जिसने डंजन क्लियर किया और हिडन आइलैंड भी डिस्कवर किया था। डुएल की कंडीशन सेट हो जाती है। अगर एंजेलिका की साइड जीत गई तो मारिए को प्रिंस से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन मारिए भी एक कंडीशन रखती है, अगर उसकी साइड विनर बनती है तो एंजेलिका अपने फैमिली इन्फ्लुएंस का यूज करके प्रिंस से शादी करने में मदद नहीं लेगी। रिवॉर्ड डिसाइड होने के बाद लियोन फिर ओपनली प्रिंस और उसके कंपेनियन का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि वो लोग एज्यूम कर रहे होते हैं कि लियोन कॉलोसियम में इजीली हार जाएगा। लियोन उन्हें बोलता है कि बकवास कम करे और एक्शन ज्यादा दिखाए। जब जेल के डिक्लेयर करता है कि वो लोग डुएल एक्सेप्ट करते हैं और लियोन अपनी साइड से 5 मेंबर चूज कर सकता है, लेकिन लियोन ओवर कॉन्फिडेंट स्टाइल में बोलते हैं मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेले ही तुम 5 नल्लों को अकेले हैंडल कर लूंगा, बस फाइट 1-on-1 होनी चाहिए। आखिर में लियोन डायरेक्टली जूलियस को चैलेंज करता है और कहता है कि नल्ले प्रिंस तुम मारिए को अपने आप से दूर जाता देखने के लिए रेडी हो जाओ अब। दूसरी तरफ मारिए अपसेट दिखती है, क्योंकि लियोन उसके प्लान रुइंस करने की कोशिश जो कर रहा होता है। तभी उसका सर्वेंट उसके रूम में खाना लेकर आता है। मारिए डिसगस्टेड एक्सप्रेशन के साथ सर्वेंट को देखते हुए सोचते है कि गेम का प्रोटैगनिस्ट उसके लिए किसी ओल्डर ब्रदर जैसा फील होता है। ये हिंट देता है कि शायद मारिए भी लियोन की तरह किसी और दुनिया से यहाँ आई है, हालांकि अभी हमें कुछ भी कंफर्म नहीं होता।
उधर लियोन के रूम में लक्ष्यन रोबोट के रिकॉर्ड चेक करता है कि लियोन के रूम में कुछ लोगों ने अपनी ड्राइंग स्किल दिखाई है और इन लोगों में उसके दोस्त भी शामिल थे। इतना ही नहीं, लियोन और प्रिंस के ग्रुप के बीच होने वाली बैटल में बहुत लोगों ने बैट भी लगाई है, तो लियोन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि सब लोग उस पर बैट लगाएंगे क्योंकि मेन डुअल डेफिनेटली मैं ही जीतूंगा। लेकिन बैटिंग बोर्ड देखते ही उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है क्योंकि लिटरली किसी को भी उसकी विक्ट्री पर भरोसा नहीं होता। बाद में एंजेलिका उससे मिलती है और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डुअल कैंसिल कर दे। लियोन मना कर देता है और बोलता है अगर वो पीछे हटा तो उसकी ऑलरेडी टाइनी रेपुटेशन और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंजेलिका सैडली बताती है कि अब मेरे पास पहले जैसा इन्फ्लुएंस नहीं बचा, लेकिन लियोन कामली रिप्लाई करता है मुझे ड्यूक या किसी और को इम्प्रेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं सिर्फ जूलियस और उसके एनोइंग ग्रुप को हराना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंजेलिका इमोशनल होकर लियोन से कहती है तुम मेरे लिए अपनी लाइफ रिस्क में ना डालो, लेकिन लियोन कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि जूलियस और उसके फ्रेंड की पावर सिर्फ अकेडमी तक लिमिटेड है, इसलिए मैं उन्हें कॉम्बैट में कुत्ते की तरह मार के हराने वाला हूँ, तुम देखते बस रहो। अगले दिन फाइनली डुअल का वक्त आ जाता है। लियोन अपना बैटल सूट पहनता है और ओलिविया लियोन के पास उसे सपोर्ट देने आती है। जब लियोन बैटलफील्ड में एंटर करता है तब उसके अपोनेंट हाईली एडवांस रोबोट यूज कर रहे होते हैं, पर तभी लक्ष्यन आसमान से लियोन का रोबोट ड्रॉप करता है। लेकिन जैसे ही लियोन का रोबोट बैटलफील्ड में लैंड करता है सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो एक पुराने जमाने का मॉडल जो होता है, इसलिए सबको लगता है कि लियोन बस बैटल का ओपनिंग एक्ट बनने वाला है, मतलब हारने वाला है वो। लेकिन इतनी इंसल्ट के बावजूद लियोन का एक्सप्रेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता है जैसे वो ही जीतेगा। एंजेलिका भी कंफ्यूज होकर पूछते हैं क्या तुम सीरियसली इस आउटडेटेड रोबोट के साथ उन सबसे फाइट करोगे, लेकिन लियोन कामली बोलता है तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ओलिविया को समझ नहीं आता कि सब लोग हंस क्यों रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी मासूम है ना। तब एंजेलिका एक्सप्लेन करते हैं कि लियोन का रोबोट लॉस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावरफुल भी हो। मॉडर्न रोबोट की कंपैरिजन में लियोन के रोबोट को प्रैक्टिकली नल्ला कचड़े से बना स्क्रैप मेटल का माना जाता है और कुछ नहीं। लॉन्ग डिस्कशन के बाद सब लोग अपने रोबोट में एंटर करते हैं। लियोन अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है एरोगेंस। उसका पहला अपोनेंट ब्रैड होता है। ब्रैड कॉन्फिडेंट स्टाइल में लड़ाई स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही लियोन अपना वेपन निकालता है सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सॉर्ड या स्पीयर नहीं बल्कि एक शॉवल निकालता है। एक्चुअली लियोन के पास प्रॉपर वेपन था, लेकिन उसने कुछ टाइम पहले मिट्टी खोदने के लिए टेम्परली शवल यूज किया था। ये देखते ही पूरा क्राउड जोर जोर से हंसने लगता है। ब्रैड फ्यूरियस हो जाता है और गुस्से में कहता है लियोन तुम साफ साफ मेरा सभी के सामने मजाक उड़ा रहे हो। बैटल स्टार्ट होते ही ब्रैड फुल स्पीड में अटैक करता है। उसकी शॉट से मल्टीपल स्पेयर निकलते हैं और वो डायरेक्टली लियोन की तरफ चार्ज करता है, लेकिन लियोन कामली उसके सारे अटैक डॉज कर देता है और ये सब करने में लियोन के रोबोट को सिर्फ हल्का सा स्क्रैच लगता है। लेकिन काउंटर अटैक में लियोन सिर्फ एक ही स्ट्राइक में ब्रैड को जमीन चटा देता है, मतलब हरा देता है। फिर हमें लक्ष्यन एक्सप्लेन करता है कि लियोन ने बस लाइटली हिट किया था और इतना ही ब्रैड को नॉकआउट करने के लिए इनफ था। अगर वो फुल पावर यूज कर तो ब्रैड भगवान को प्यारा हो जाता। ये देखकर सब लोग कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं और एंटायर ऑडियंस साइलेंस में चली जाती है एक्सेप्ट लियोन का टीचर जो प्राउडली उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। अपने टीचर को अपने लिए चेयर करता देख लियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंजेलिका ये सब देखकर हंसी को रोक नहीं पाती और बोलती है कि लियोन सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस ट्रिकस्टर है। दूसरी तरफ मारिये का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है क्योंकि बैटल उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रही थी। एंजेलिका फिर कंफ्यूज हो जाती है। अगर लियोन इतना स्ट्रांग था तो उसने इतना रिस्की चैलेंज एक्सेप्ट ही क्यों किया, क्योंकि अगर वो हार जाता तो उसकी पूरी लाइफ रुइन हो सकती थी और अगर वो जीत भी जाता तो जूलियस के ग्रुप को हरा के वो उन्हें अपना एनिमी बना सकता था। तो ऐसी बात थी, एक तरफ था कुआं तो दूसरी तरफ थी खाई। उधर जूलियस और उसका ग्रुप सीरियस एक्सप्रेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या। अब सेकंड फाइट के लिए जूलियस का फ्रेंड ग्रेग एरिना में आता है। लक्ष्यन इमीडिएटली नोटिस करता है कि ग्रेग का आर्मर कई बार रिपेयर हो चुका है, मतलब वो एक्सपीरियंस फाइटर है काफी, इसलिए वो अपने मास्टर लियोन से कहता है मालिक थोड़ा देख सुन के लड़ना। ओके। बैटल शुरू होते ही ग्रेग एग्रेसिवली लियोन पर अटैक करता है, लेकिन लियोन उसका हर सिंगल अटैक इजीली ब्लॉक कर देता है। फिर वो कैजुअली ग्रेग को बोलता है कि तुमने अपने लिए मुझसे फाइट करने के लिए वर्स्ट पॉसिबल वेपन चूज किया है। इतना बोल के लियोन ग्रेग का स्पीयर छीन लेता है और फिर अपने शवल से उसकी पिटाई स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो ग्रेग के रोबोट के पार्ट तोड़ देता है और फाइनली कॉकपिट तक ब्रेक कर देता है।
गुस्से में गैर्ग अपने रोबोट से बाहर निकलते हैं और मेटल पाइट पकड़कर डिक्लेयर करता है, जब तक मेरी बॉडी मूव कर सकती है मैं फाइट करता रहूंगा। लेकिन लियोन कहता है कि मुझे वीक लोगों से फाइट करना पसंद नहीं है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। जूलियस, तुम्हारे ग्रुप में सब लोग बहुत ही ज्यादा नल्ले हैं जो सिर्फ बातों के शेर हैं और सिर्फ लड़कियों को सेट कर सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं। हट साले, भगो इधर से। ये सुनकर ग्रेग फ्यूरियस हो जाता है जब लियोन उसे मिजरेबल और यूजलेस बोलता है। लियोन ओपनली कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे डिस्कस्टिंग नोबल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गैर्ग पाइप लेकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट जज ऑफिशियली लियोन को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। पूरी ऑडियंस फिर से शॉक में चली जाती है क्योंकि लियोन ने सेकंड मैच भी इजीली जीत लिया जो होता है। मारिये का फ्रस्ट्रेशन अब और भी बढ़ने लगता है क्योंकि उसके सारे प्लान स्लोली फेल जो हो रहे थे। अब तीसरा फाइटर क्रिस होता है, वो कामली बोलता है, मैं लियोन को अपने बाकी उन दोस्तों की तरह अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा जो हारे गए पहले, बल्कि मैं स्टार्टिंग से ही लियोन से सीरियस फाइट करूंगा। लियोन बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है कि मैं होप करता हूँ ये सच हो, क्योंकि अब मैं तुम नल्ले लोगों को एक तरफा कुत्ते की तरह हराते हुए बोर हो चुका हूँ। फिर बैटल स्टार्ट होते ही लियोन थोड़ा पीछे हो जाता है और अपने ड्रोन रिलीज करता है जो कंटिन्यूअसली फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्रिस लियोन को कावर्ड बोलता है और प्रॉपर क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने को कहता है। फिर क्रिस शॉट लेकर लियोन की तरफ जंप करता है, लेकिन लियोन उसके अटैक को रोक देता है और अपने बेयर हैंड से क्रिस की शॉट तुम्हारी बंदी ने जैसे तुम्हारा दिल तोड़ा था ना वैसे ही तोड़ देता है। ये देखकर क्रिस तुम्हारी तरह शॉक हो जाता है और घुटनों पर गिर जाता है, जैसे जब तुम अपनी बंदी से भीख मांग रहे थे, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। क्रिस एकेडमी के बेस्ट स्वॉर्डमैन में से एक माना जाता था, फिर भी वो नियोल से इतनी इजीली हार गया जिससे सब उसे नल्ला स्वॉर्डमैन समझने लगते हैं। इतना ही नहीं, लियोन जले में नमक छिड़कते हुए उस क्रिस का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, नल्ले स्वॉर्डमैन तुम जाकर मारिये से बात करो, शायद वो तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट कर दे। ये सुनकर क्रिस कंप्लीटली ह्यूमिलेटेड फील करता है। उधर जिल्क बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लगता है क्योंकि स्टूडेंट अपनी बैटिंग हारने की वजह से गुस्से में आ रहे थे धीरे धीरे। उसे पर्सनली हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रिंस की रेपुटेशन प्रोटेक्ट करना उसके लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि प्रिंस जूलियस उसके दूसरे पापा जो थे। कुछ देर बाद लियोन की सिस्टर जीना गर्ल्स के पास आती है, फिर सब एक जगह गैदर होते हैं और लियोन भी वहां पहुंचता है। गर्ल्स उसे बताती है कि जीना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड है और चाहती है कि तुम नेक्स्ट राउंड कैंसिल कर दो, लेकिन लियोन साफ साफ मना कर देता है और कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं परफेक्टली फाइन हूँ जैसे तुम देख सकती हो। जब वो अरीना की तरफ लौट रहा होता है, जब लक्ष्योन इसे इन्फॉर्म करता है कि आपके रोबोट के साथ सैबोटाज हुआ है। अपेरेंटली जिल्क ने जीना को मैनिपुलेट करके रोबोट पर मैजिक एक्टिवेटेड एक्सप्लोजिव लगा जो दिए होते हैं। लियोन कामली बोलता है उसे पता था जीना ऐसा कर सकती है, लेकिन वो भी जानता था कि नॉर्मल आर्मर के अनलाइक उसका स्पेशल रोबोट इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगा किसी भी कीमत पर। साथ ही वो ये भी कमेंट करता है कि जो लोग खुद को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा डिस्कस्टिंग होते हैं, और ये बात वो जिल्क को देखकर बोल रहा होता है। नेक्स्ट मैच स्टार्ट होते ही जिल्क बॉम्ब यूज करता है ताकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो सके। फिर वो हवा में ऊपर उठकर एंटी आर्मर फायर शॉट करता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसके कोई भी अटैक का लियोन पर इफेक्ट नहीं होता। डेस्परेट होकर जिन फाइनली लियोन के रोबोट पर लगे एक्सप्लोजिव एक्टिवेट कर देता है। जीना नर्वस हो जाती है, लेकिन एक्सप्लोजन के तुरंत बाद लियोन अचानक हवा में जिल्क के बिल्कुल पास अपीयर होता है। जिल्क गुस्से में लियोन को थ्रेटन करता है कि मैं लियोन तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा क्योंकि तुम प्रिंस जूलियस को बेइज्जत करके हराने जो वाले हो, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे दूसरे पापा जो हैं। पर लक्ष्योन जो एडवांस रोबोट है, इसलिए उसने जिल्क की इस धमकी को रिकॉर्ड कर लिया था और उल्टा जिल्क को ही कहता है, अपनी नोबल अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करने से नल्ले तुम्हारी ही नोबल रेपुटेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय मैं कर सकता हूँ, पापा के परे भागो इधर से। इतना ही नहीं, लियोन उसका मजाक उड़ाते हुए ये भी बोलता है कि हारते वक्त अपोनेंट को डराना सिर्फ कावर्ड और नामर्द लोग ही ऐसा करते हैं। फ्यूरियस होकर जिल्क अटैक करता है, लेकिन लियोन इरिटेट होकर उसे भी एक ही स्ट्राइक में फिनिश कर देता है। मारिये पैनिक करने लगती है, लेकिन जूलियस उसे काम रहने को बोलता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि मेरा रोबोट किंगडम की बेस्ट टेक्नोलॉजी से बना है, इसलिए मैं किसी भी कीमत में नहीं हारने वाला। जब जूलियस अरीना में एंटर करता है, पूरे स्टूडेंट लाउड चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं, देखो हम सबके होने वाले पापा, अरे मतलब किंगडम के होने वाले किंग इस नल्ले लियोन जो सिर्फ एक बैरन है उसे हराने आ गए हैं। दूसरी तरफ मारिये सोचती है कि गेम में हमेशा बॉयज उसके लिए फाइट करते थे और उसे ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता था, इसलिए मारिये इस स्टोरी की ट्रू हीरोइन बनना चाहती और किसी रैंडम साइड कैरेक्टर जैसे लियोन को अपने प्लान रुइन करना नहीं देगी। लियोन मीनवाइल कॉन्फिडेंटली सोचता है कि अगर लोगों ने लियोन की पूरी टीम को डिफीट होते देखने के बाद भी उसकी विक्ट्री एक्सपेक्ट नहीं की तो वो सब नल्ले इडियट हैं। सिंपल वर्ड में वो ये कहना चाहता है, अबे नल्लो इतनी देर से तो मैं हरा रहा हूँ ना, उन लोग ने मेरे को नहीं हराया तो जीतेगा कौन, मैं कि वो।
लियोन को पता था कि करंट टाइम में जूलियस अभी इनएक्सपीरियंस है, हालांकि फ्यूचर में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, लेकिन वो अभी नल्ला कमजोर है, तो मैं उसे आसानी से निपटा सकता हूँ, मतलब हरा सकता हूँ। लड़ाई शुरू करने से पहले जूलियस रिस्पेक्टफुली एडमिट करता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे पर्सनली लियोन से फाइट करनी पड़ेगी। ये चांस देखकर लियोन उससे पूछता है कि मेरे प्यारे प्रिंस, तुम ओलिविये के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि ओरिजिनल गेम की स्टोरी में दोनों इवेंचुअली कपल होने वाले थे, ना कि फ्लैट चेस्ट वाली मारिए। जूलियस कैजुअली जवाब देता है, मैं ओलिविये को प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं जानता, बस मैंने सुना है कि ओलिविये हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है। ये सुनकर लियोन रियलाइज करता है कि शायद जूलियस अभी भी ओलिविये को एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से ज्यादा कुछ नहीं समझता। लक्सियन कमेंट करता है कि बाकी सब आर्मर के कंपैरिजन में जूलियस का रोबोट अब तक का सबसे पावरफुल मॉडल है मालिक। ये समझते ही लियोन डिसाइड करता है कि डिफेंस से बेटर ऑफेंस होगा और वो सीधा प्रिंस की तरफ चार्ज कर देता है। दोनों के बीच काफी देर तक इंटेंस बैटल चलती है। कई अटैक एक्सचेंज करने के बाद लियोन एडमिट करता है कि जूलियस में उसके बाकी कंपेनियन से ज्यादा करेज है। ये सुनकर जूलियस थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि लियोन, तुम्हें मेरे दोस्तों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम उन्हें अच्छे से नहीं जानते हो कि वो कितने ताकतवर हैं। अरे मेरे मालिक, अभी तो उसने हराया ना, तो उसको पता नहीं चल गया वो कितने नल्ले और वीक हैं। लियोन टॉपिक चेंज करके पूछता है कि क्या जूलियस तुम सच में मारिए के प्यार में हो। जूलियस बिना हेजिटेट किए हाँ बोल देता और कहता है कि मैंने एंजेलिका को सिर्फ मारिए के प्यार के लिए छोड़ा था। लियोन तुरंत पॉइंट आउट करता है कि एंजेलिका तुमसे जेन्युइनली प्यार करती है। फिर भी जूलियस इंसिस्ट करता है कि मारिए ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे दुनिया को एक कंप्लीटली नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया है। फिर लियोन जूलियस को यह दिलाता है कि अब तक तुम्हारे ग्रुप का कोई भी मेंबर मुझे हरा नहीं पाया, क्योंकि वो सभी नल्ले और कमजोर हैं। इतना ही नहीं, लियोन मजाक उड़ाते हुए पूछता है, एक सिंपल फार्मर से हारने में तुम लोगों को कैसा फील हो रहा है, जरा मुझे बताना तो नल्लो। ये सुनकर जूलियस का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन लियोन उसे बताता है कि तुम्हारे जैसे नोबल और हाई रैंक वाले बंदे ये कभी नहीं समझ सकते कि कॉमनर की लाइफ कैसे होती है। तुम्हें पता है कॉमनर को अरेंज मैरिज में ऑलमोस्ट बेच दिया जाता है, और टी पार्टी में लड़कियों का सिर्फ सिंपैथी की वजह से आना कैसा लगता है, बताओ जरा मुझे। ऑडियंस में बैठे काफी लोग लियोन की इन बातों से इमोशनली कनेक्ट करने लगते हैं, लेकिन जूलियस फिर भी डिक्लेयर करता है, अगर मैं मारिए के साथ नहीं रह सकता तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। ये वर्ड सुनते ही एंजेलिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे फाइनली रियलाइज हो जाता है कि जूलियस सच में मारिए द चूहिया से प्यार करता है, मुझसे नहीं। पर इसी वक्त ओलिविये आगे आती है और सभी के सामने कहती है कि एंजेलिका जूलियस से सही में जेन्युइनली प्यार करती है, और पूरे डुअल के दौरान उन्हें कुत्ते की तरह पिटता देखकर सफर कर रही थी, मतलब बेचैन हो रही थी। लेकिन जूलियस को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके हिसाब से सिर्फ मारिए ही वो इंसान है जो उसे अच्छे से समझती है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है काला जादू कर दिया है मारिए ने जूलियस के ऊपर। लेकिन लियोन जूलियस की असली सोच समझ जाता है और फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो सबको याद दिलाता है कि जूलियस ने अपनी प्रिंस अथॉरिटी यूज करके उसे सरेंडर करने को भी कहा था, लेकिन जूलियस जानता है कि एक्चुअल डुअल में वो ऐसे इलीगल तरीके से नहीं जीत सकता, इसलिए उसकी इमेज और वीक होने लगती है लियोन की इन बातों से। तब लक्सियन लियोन से पूछता है कि वो खुद को विलन जैसे क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है। लियोन ने एक्सप्लेन करता है कि मैं जानबूझकर हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जूलियस इतनी आसानी से किसी और से मैनिपुलेट ना हो, क्योंकि अगर वो किंग बना तो उसे मारिए जैसे लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा किंगडम के घोड़े खुल जाएंगे। जूलियस एक बार फिर अटैक करता है। लियोन उसका वेपन डिसआर्म कर देता है और उसे लास्ट चांस देता है। वो पूछता है कि क्या जूलियस समझता है कि एंजेलिका को छोड़ने की वजह से उसका थ्रोन भी डेंजर में पड़ सकता है, मतलब वो अपनी किंग पोजीशन से भी हट सकता है, ऐसा है। लेकिन जूलियस सीधा जवाब देता है, उसे थ्रोन या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ मारिए की चाहिए, सॉरी मुझे सिर्फ मारिए ही चाहिए और कोई नहीं। ये सुनकर लियोन समझ जाता है कि जूलियस प्यार में पूरी तरह से अंधा हो चुका है, इसलिए वो एक पावरफुल फिनिशिंग मूव यूज करता है और जूलियस के रोबोट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह लियोन ऑफिशियली ड्यूअल जीत जाता है। रोबोट से बाहर निकलने के बाद एंजेलिका उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बाद में अपनी मदद करने के लिए रिवॉर्ड दूंगी, गंदे लोग कुछ गंदा नहीं सोचो। ओलिविये फिर लियोन से पूछते हैं कि उसने सबके सामने इतनी क्रूअल बातें क्यों कही। लियोन सिंपली जवाब देता है, मुझे पता है मैं विलन की तरह एक्ट कर रहा था और शायद इसी वजह से मुझे एकेडमी से एक्सपेल भी किया जा सकता है, पर मैं यही तो चाहता था। कुछ घंटों बाद एंजेलिका दोबारा जूलियस से मिलती है। जूलियस फिर से क्लियर कर देता है कि मैं सिर्फ मारिए से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। इसके बावजूद एंजेलिका पगली कहती है कि प्रिंस मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन जूलियस कोल्ड टोन में जवाब देता है कि चाहे जो हो जाए मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा, भागो इधर से, क्योंकि मुझे फ्लैट चेस्ट वाली लड़कियां पसंद हैं। ये सुनकर एंजेलिका चुपचाप वहां से चली जाती है और कर भी क्या सकती थी बेचारी। बाद में लियोन भैया की मीटिंग एंजेलिका के फादर ड्यूक विन से होती है।
लियोन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पनिश ना किया जाए और किंग उसके फैमिली को भी इस मैटर में इन्वॉल्व ना करे प्लीज। वो इतना तक कहता है कि जरूरत पड़े तो वो अपना बैरन टाइटल भी छोड़ देगा, बस बदले में मुझे और मेरी फैमिली को कोई पनिशमेंट ना दी जाए। अगर 16 को निपटाना है तो निपटा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूक विन समझ जाता है कि लियोन बस उससे पॉलिटिकल मैच क्लियर करवाना चाहता है, क्योंकि लियोन ने उसकी डॉटर की हेल्प की थी, इसलिए वो लियोन की मदद करने के लिए आसानी से मान जाता है। तब एंजेलिका का भाई गिलबर्ट पूछता है कि लियोन का असली इंटेंशन क्या था। अंदर ही अंदर लियोन सोचता है कि मैं बस उन अनोइंग बुलुई की पिटाई करना चाहता था, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन बाहर से वो बोलता है कि मुझे एंजेलिका का हॉनर प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब करना पड़ा। इन बातों से विंस लियोन को एक अच्छा इंसान समझने लगता है, जो गलत बात है। पर एंजेलिका की अभी इमोशनल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो लियोन से एक और फेवर मांगता है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि वो क्या है। लेकिन मैं आपका भाई हूं ना, मैं बता देता हूँ। मतलब एंजेलिका और ओलिविये लियोन के घर जाएंगी छुट्टी मनाने। बाद में लियोन एकेडमी के कॉरिडोर में चलता हुआ सोचता है कि अगर उसे एक्सपेल कर दिया गया तो वो यहाँ की बहुत सारी चीजों को मिस करेगा, खासकर फूड और अपने टीचर को। दूसरी तरफ कहीं बैठे हुए एंजेलिका और ओलिविये डुअल के बारे में बात कर रही होती हैं। एंजेलिका गिल्टी फील करते हुए कहती है कि उसकी वजह से शायद लियोन एकेडमी में नहीं रह पाएगा। वो अपने आप से भी डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि जूलियस के इतने बुरी बातें कहने के बाद भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। उन दोनों को पता नहीं होता, लेकिन लियोन पास में छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। लक्ष्यन सजेस्ट करता है कि मास्टर आपको जाकर उन दोनों को कंफर्ट करना चाहिए, लेकिन इमोशनली ऑकवर्ड लियोन कहता है कि ये मेरा मैटर ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। इसी बीच लियोन के फादर वेलकास अपने बेटे को लेकर टेंशन में होते हैं। आखिरकार उसने प्रिंस को चैलेंज किया था और साथ ही ड्यूक की डॉटर को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया था। तब 16 गुस्से में वेलकास को थप्पड़ मारती और कहती है कि कैपिटल में लियोन की वजह से पूरा क्योस मचा हुआ है, नल्ले लोग कुछ तो करो उसका। तभी एंजेलिका उनके घर पहुंच जाती है। शुरू में 16 को फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन जैसे ही एंजेलिका अपनी आइडेंटिटी बताती है 16 तुरंत नर्वस हो जाती है। उसका वार्मली वेलकम करती है और कहती है मुझे कुछ काम, इसलिए मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ये देखकर लियोन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि पहली बार उसने 16 को इतना ज्यादा नर्वस देखा था अपनी आंखों के सामने। उसके बाद लियोन दोनों गर्ल्स को अपने प्राइवेट आइलैंड पर ले जाता है। ओ आइलैंड की ब्यूटी देखकर दोनों बड़े बड़े बालों वाली लड़की कंप्लीटली अमेज हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद एंजेलिका को एक अजीब सी खुशबू आती है और लियोन उन्हें अपने न्यूली बिल्ट हॉट स्प्रिंग तक ले जाता है। दोनों गर्ल्स एक साथ हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने लगती हैं। वहां एंजेलिका नोटिस करती है कि ओलिविये के पॉम काफी ज्यादा बड़े हैं और मजाक में सोचने लगती है कहीं जूलियस को सच में छोटे पॉम वाली गर्ल्स तो पसंद नहीं है। बात के दौरान दोनों लियोन के बारे में भी बात करती हैं। एंजेलिका सीधा पूछ लेती है क्या ओलिविये और लियोन डेटिंग कर रहे हैं। इस पर ओलिविये शर्माकर मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद को लियोन से काफी नीचे समझती हूँ, क्योंकि मैं गरीब और नल्ली हूँ। हॉट स्प्रिंग से बाहर आने के बाद लियोन भैया नोटिस करते हैं कि दोनों लड़कियों के बीच काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई है। तब एंजेलिका एडमिट करते हैं कि वो अभी भी मारिया से नफरत करती है और कभी ना कभी उससे बदला लेना चाहती है। लियोन मजाक में कहता है कि रिवेंज लेने के लिए मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो ये भी बोलता है मुझे मारिया से बदला लेने का एक बहुत ही अच्छा तरीका पता है, क्या मैं बताऊं। ये सुनकर एंजेलिका क्यूरियस हो जाती है, जबकि ओलिविया तुरंत कहती है ये अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन लियोन एक्सप्लेन करता है अगर एंजेलिका सच में रिवेंज लेना चाहती है तो उसे बस अपनी लाइफ में खुद खुश रहना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि अगर वो अपनी खुशी और सक्सेस बिल्ड करेगी तो नेचुरली मारिया की खुशी उसके सामने छोटी लगने लगेगी। एंजेलिका को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब मैं अपनी खुद की हैप्पीनेस के पीछे भागूंगी। दूसरी तरफ मारिया को बॉय से एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उन सभी के नोबल टाइटल ऑफिशियली छीन लिए गए हैं। जूलियस कन्फेस करता है कि अब वो प्रिंस नहीं रहा। ये सुनते ही मारिया पैनिक कर जाती है, क्योंकि उसका लग्जरियस लाइफ जीने का सपना खत्म हो चुका होता है। सिंपल शब्दों में मारिया गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर और कुछ नहीं। अगले दिन एक रॉयल मैसेंजर लियोन के फादर से मिलने आता है। वो बताता है कि डुअल के बाद रॉयल फैमिली में काफी चेंज हुए हैं, लेकिन किंग लियोन और उसके फैमिली के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसी के साथ मैसेंजर अनाउंस करता है कि जो कुछ हुआ उसे एक्सपोज करने और अच्छे इंटेंशन दिखाने की वजह से लियोन को रॉयल कोर्ट में 6th रैंक पोजीशन दी जाती है। ये सुनकर लियोन खुश होने की बजाय डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो कभी इतना अटेंशन अपने ऊपर नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद जूलियस के पेरेंट्स मतलब किंग और क्वीन ऑफिशियली लियोन को कोर्ट नाइट का टाइटल दे देते हैं। क्लियरली उन्हें अपने बेटे को हराने वाले इंसान को रिवॉर्ड देना पसंद नहीं आता, लेकिन पॉलिटिक रीजन की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है बेचारे। इसी रिकॉग्नाइजेशन की वजह से लियोन का एकेडमी से एक्सपल्सन भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। थोड़ी देर बाद लियोन वापस एकेडमी लौट आता है। अब जब सभी स्टूडेंट उसे डिसलाइक करते हैं, लियोन सोचता है शायद मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना और आसान हो जाएगा। ये वो मजाक कर रहा है। तब लक्ष्यन उसे बताता है कि जूलियस और मारिया ऑफिशियली डेटिंग नहीं कर रहे। हाँ, जूलियस और उसका पूरा ग्रुप अब नोबल टाइटल लूज करने के बाद एडवेंचर
एडवेंचर की तरह काम करके अपना जीवन यापन करने लगा है। पर इस समय मारिया के हालात बहुत ही ज्यादा गिरे कुचले हो चुके हैं, मतलब वो परेशान हो चुकी है एडवेंचर कर करके। इसी वक्त एंजेलिका और ओलिविया उसके पास आती है और उसे कैफे चलने का इनविटेशन देती है। लियोन इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि मेरे दोनों तरफ दो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों के साथ कुछ भी रोमांटिक प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल में अभी भी ये बिलीव है कि मैं इस दुनिया का साइड कैरेक्टर हूँ, मेन कैरेक्टर नहीं। कुछ दिनों बाद एकेडमी का स्कूल फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। लियोन और उसके फ्रेंड अपने स्टॉल की तैयारी में बिजी होते हैं। तभी ओलिविया और एंजेलिका मेड आउटफिट पहनकर वहां आती है और उन्हें देखते ही सब लड़के बिल्कुल स्टन रह जाते हैं। लियोन भी उन दोनों को देखकर को सेकंड के लिए स्पीचलेस हो जाता है। अब दोनों गर्ल्स इतनी अच्छी फ्रेंड बन चुकी होती हैं कि उनकी बॉन्डिंग देखकर लियोन को ऑलमोस्ट रोना आ जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि मैं इन दोनों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसी बीच जीना वहां पहुंचती है और उसका मूड काफी खराब लग रहा होता है। लियोन उसे टी सर्व करता है। तब जीना एडमिट करते है कि उसका एक फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है और रीजन एक लड़का था। पर मेन बात तो ये है कि जीना ने अपने फ्रेंड के होने वाले पति को अपनी खूबसूरती से अपना बना लिया होता है। इसी वजह से दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई हो गई। ये जानकर लियोन उसकी मदद करने से सीधा मना कर देता है, तो गुस्से में जीना ओलिविया को सिर्फ एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट कहकर इंसल्ट करने लगती है। ये सुनते ही लियोन बोल देता है कि अब तो मैं बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला तुम्हारी। साथ ही वार्निंग भी देता है कि एंजेलिका का पेशेंस खत्म होने से पहले वो वहां से चली जाए, नहीं तो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ओलिविया एंजेलिका की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है ऑलमोस्ट। तो मजबूरन जीना बहन को वहां से जाना पड़ता है। ओलिविया उसका थैंक्स करती है और उस वक्त लियोन नोटिस करता है कि ओलिविया आज कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखकर वो खुद भी नर्वस हो जाता है, मतलब उसके प्यार में गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि टी रूम के बिल्कुल पास कुछ अजीब हो रहा है। जब सब चेक करने जाते हैं तो पता चलता है कि जूलियस और उसके ग्रुप ने उनके कैफे के बिल्कुल पास अपना भी कैफे खोल दिया है और एग्रेसिवली उसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं। हर तरफ से गर्ल्स जूलियस के लिए क्रेजी हो रही होती हैं, मतलब उसके प्यार में पागल। जूलियस लेकिन खुद लियोन के पास आकर कैजुअली कहता है कि अब हम दोनों कॉम्पिटिटर बन चुके हैं और इसलिए लियोन अब तुम्हें हमारे कैफे आकर उसे देखना चाहिए। लियोन, ओलिविया और एंजेलिका क्यूरियोसिटी में उसका कैफे जाकर देखते हैं, लेकिन अंदर जाते ही लियोन शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कैफे से ज्यादा एक बार क्लब लग रहा होता है। और ये सब प्लान किसका हो सकता है? मारिया पगली का। लियोन तब हंसने लगता है जब उसे पता चलता है कि मारिया खुद को प्रिंसेस बुलवा रही है और ग्रुप के सारे बॉय उसका स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मारिया कॉन्फिडेंटली लियोन को चैलेंज करती है और कहती है कि स्कूल फेस्टिवल में तुम्हें मैं हरा दूंगी। लियोन बिना किसी हेजिटेशन के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है उसका। बाद में ओलिविया लियोन के कैफे की प्रमोशन करने निकलती है। तब वो कुछ गर्ल्स से बात करती है, लेकिन लड़कियां ओलिविया का मजाक उड़ाती है और कहती हैं, अरे तुम तो एक स्कॉलर स्टूडेंट हो, भागो इधर से, हटो इधर से, हमको चाहिए नहीं गंदे लोग, और इसी वजह से हम तुम्हारे कैफे की कॉफी भी नहीं पीएंगे, क्या पता उसमें नाली का पानी मिला दिया हो तुमने। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि ओलिविया एंजेलिका की फ्रेंड है, वो तुरंत वहां से पतली गली से निकल जाती हैं, क्योंकि वो एक ड्यूक की फैमिली से पंगा नहीं ले सकती थी। इसी वक्त कार्ला नाम की एक लड़की सामने आती है और कहती है कि उसे लियोन का कैफे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रेजेंट में वापस आकर सब लड़के डिसाइड करते हैं कि हमें फेस्टिवल के पहले दिन अपना 100% देना होगा। तभी कोई आकर एंजेलिका को बताता है कि कमेटी उसे किसी काम से बुला रही है। कुछ देर बाद एंजेलिका वापस आती है और उसके साथ एक एलिगेंट वुमन भी होती है जिसका नाम है मिलन। और सरप्राइज की बात ये होती है कि मिलन एक्चुअली हॉल्टफोर्ड किंगडम की क्वीन है और जूलियस की मदर भी होती है। वो यहाँ रिसेंट इवेंट के बाद अपना माइंड फ्रेश करने आई होती है। बहुत ही धांसू कैरेक्टर है ये, याद रखना। मिलन मजाक में एंजेलिका से पूछते हैं क्या उसे लियोन पसंद है। ये सुनकर एंजेलिका तुरंत थोड़ा नर्वस हो जाती है, अरे अरे ऐसे नहीं है, नहीं है। फिर एंजेलिका पूछते क्या क्वीन आप लियोन से मिलना चाहती हो। मिलन हाँ बोलती है और एक्सप्लेन करते कि जूलियस की मदर होने के नाते वो अपने बेटे की तरफ से लियोन को प्रॉपर एपोलॉजी देना चाहती है। एंजेलिका कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मिलन इंसिस्ट करती है और कहती है कि उसका बेटा आसानी से मैनिपुलेट हो गया था, इसलिए उसमें उसकी गलती है। उधर लियोन और उसके फ्रेंड जूलियस के कैफे की लंबी लाइन देखकर टेंशन में होते हैं, लेकिन तभी एक ग्रुप उनके कैफे में आकर सर्विस मांगता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आ जाता है। कुछ देर बाद मिलन भी लियोन के कैफे में आती है और हल्का सा उसे टीज करने लगती है, लेकिन उनकी कन्वर्सेशन अचानक इंटरप्ट हो जाती है जब स्टेफनी नाम की एक लड़की अपने ग्रुप के साथ वहां आ जाती है और लियोन को इंसल्ट करना शुरू कर देती है। वो अभी तक लियोन भैया से गुस्सा होती है, क्योंकि डुअल के दौरान बहुत सारे लोगों ने बैट हारी थी और उसके हिसाब से इस सब का जिम्मेदार लियोन था, क्योंकि सभी लोगों ने प्रिंसेस जूलियस पर बैट लगाया था, अपने हीरो पर नहीं। एंजेलिका ये सब देखकर बीच में आती है। वो स्टेफनी को पहचान लेती है जो काउंट ऑफरी की डॉटर है और उसके ड्यूक फैमिली की राइवल।
पर स्टेफनी एरोगेंस के साथ हमारी बेचारी ओलिविया का मजाक उड़ाती है और उसे स्कॉलरशिप स्टूडेंट और एंजेलिका का पैट कहकर इंसल्ट करने लगती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि नोबल फ्रेंड खो देने के बाद एंजेलिका अब कॉमनर के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। ये सुनकर लियोन गुस्से में उसे काम डाउन करने को कहता है, लेकिन स्टेफनी के ग्रुप में से एक आदमी आगे बढ़कर लियोन को थप्पड़ मार देता है। इसी वक्त क्वीन मिलान बीच में आती है और पोलाइटली स्टेफनी से कहती है कि पेमेंट करके तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो स्टेफनी बिना जाने मिलान का भी मजाक उड़ा देती है और भरता भर देती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो किंगडम की क्वीन है। पर बस यहाँ ही लियोन का पेशेंट पूरी तरह से जवाब दे देता है और वो एकदम एग्रेसिव मोड में चला जाता है और स्टेफनी के साथ आए सब आदमियों की पिटाई कर देता है। उसके फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि लियोन सबको इजीली हरा जो देता है। फिर वो सबके सामने मिलान की आइडेंटिटी रिवील करता है और अनाउंस करता है कि ये लड़की और कोई नहीं हमारे हॉटफोर्ड किंगडम की क्वीन है। ये सुनते ही स्टेफनी शॉक में आ जाती है और उसकी फटके चार हो जाती है। लियोन अभी भी गुस्से में होता है और डिक्लेयर करता है जो भी क्वीन की इंसल्ट करेगा उसे मेरा क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वो स्टेफनी को याद दिलाता है, अरे पगली, तेरे फादर चाहे काउंट हो लेकिन वो कभी भी क्वीन की अथॉरिटी के सामने खड़े नहीं हो सकते। एंजेलिका देख लेती है कि लियोन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर जा रहा है और उसे पता होता है कि सिर्फ एक इंसान है जो अभी लियोन को आसानी से शांत कर सकता है। तभी लियोन का टीम मास्टर वहां आ जाते हैं और उसे रिस्पेक्टफुली बिहेव करने की एडवाइस देते हैं। अपने टीचर की बात सुनते ही लियोन शांत हो जाता है और एक बिल्ली बन जाता है। टीम मास्टर कहते हैं कि वो उनके लिए स्पेशल टिप बनाएंगे ताकि लियोन का मूड काम हो सके। उसके बाद मिलान कहती है कि वो लियोन से थोड़ी नाराज है। लियोन तुरंत एपोलॉजी मांग लेता है। मिलान कहती है, मुझे अपने बेटे के एक्शन का अफसोस है, लेकिन मुझे लियोन तुम्हारा ड्यूल लड़ने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब वो बात कर रही होती है लियोन चुपके से सोच रहा होता है 30s में होने के बावजूद क्वीन कितनी ज्यादा आइटम मतलब ब्यूटीफुल लग रही है। मिलान लियोन को वार्निंग देती है कि तुम्हें मेरे बेटे को हरा के बहुत सारे एनिमीज बना लिए हैं, इसलिए अब तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए बहुत ज्यादा। लियोन कामली जवाब देता है, अरे मेरे को इस बात का ऑलरेडी अंदाजा हो गया था। फिर मिलान टॉपिक चेंज करके कहती है कि ये मेरा पहला स्कूल फेस्टिवल है, इसलिए मैं एकेडमी की कुछ अच्छी मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर लियोन पगला बिल्कुल सोचे समझे बिना क्वीन को अपने प्यार का कन्फेशन कर देता है और कहता है कि आप मुझसे शादी करोगी। इस बात से क्वीन तुरंत ब्लश करने लगती है। दूसरी तरफ लियोन एक्साइटेड होकर सोचता है कि ओल्डर वुमन उसकी एज की गर्ल से ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। सिंपल शब्दों में लियोन भैया को लड़कियां नहीं भाभियां पसंद है। एम्बैरस मिलान लियोन को याद दिलाती है कि मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है और इसलिए अब मैं पहले जैसी यंग नहीं रही। तभी अचानक किसी का पंच लियोन के मुंह में पड़ता है और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि जूलियस होता है। जूलियस गुस्से से भरा होता है क्योंकि वो लियोन को अपनी माँ के साथ फ्लर्ट करता देख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बात को। सिंपल शब्दों में जूलियस नहीं चाहता है कि लियोन उसके दुश्मन बनने के अलावा उसका पापा भी बन जाए। पर जब लियोन मिलान का हाथ छोड़ने से सख्त मना कर देता है तो जूलियस उसे दोबारा पंच मार के कचड़े के डब्बे में फेंक देता है और गुस्से में अपनी माँ को कैफे ले जा लेता है अपने। जूलियस अपनी माँ से कहता है कि लियोन बहुत अजीब और पगला है, इसलिए माँ आपको उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन मिलान नोटिस करते कि कैफे के आसपास विस्की और दूसरे अल्कोहल ड्रिंक रखी हुई है। वो तुरंत क्वेश्चन करते हैं कि सच में कैफे है या कोई बार। उसके बाद वो जूलियस को डांटती और कहती है कि उसे लियोन को अजीब और पागल कहना बंद करना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है। क्या मतलब क्वीन भी लियोन से सेट होना चाहती है, साथ ही वो मारिया से भी मिलना चाहती है क्योंकि जूलियस ने कहा था कि कैफे में किए गए सारे चेंजेस उसके आइडिया थे। मिलान पर अपने बेटे और उसके फ्रेंड को भी डांटने लगती हैं। वो याद दिलाती है कि डुअल के बाद उन्होंने पब्लिकली प्रॉमिस किया था कि अगर वो हार गए तो वो सब मारिया से दूर रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अभी भी मारिया के साथ घूम रहे हैं और नोबल जैसे ही बिहेव कर रहे हैं। उधर लियोन मजाक में एंजेलिका से कहता है कि उसे मिलान के साथ रहना काफी ज्यादा पसंद आया। एंजेलिका हंसकर जवाब देती है कि अगर ऐसा हुआ तो लियोन हिस्ट्री का पहला ऐसा नाइट बन जाएगा जो अपनी ही क्वीन को सेट कर लेगा। इसी बीच कार्ला वहां आती है और लियोन के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और डेस्परेट टोन में उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरी वेन फैमिली को बचा लीजिए। अगले दिन जब लियोन एकेडमी वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है तब लक्ष्यन उससे कहता है, कार्ला की मदद करने का कोई खास फायदा नहीं होगा मालिक हमें। लेकिन लियोन जवाब देता है, फेस्टिवल के दौरान मैं उसकी मदद जरूर करूंगा क्योंकि ओलिविया ने मीडिएटर बनकर सबको संभाला था और ये जानने के बाद भी मैंने मदद नहीं की तो ओलिविया बेचारी की रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कुछ देर बाद लड़के नोटिस करते हैं कि स्टेफनी के ओलिविया को पैट कहने के बाद ओलिविया और एंजेलिका के बीच में पहले जैसी क्लोजनेस नहीं रही। ये देखकर लियोन सबको एक दिन की छुट्टी दे देता है। जब एक लड़का कहता है कि कैफे काफी खाली लग रहा है तब लियोन बताता है कि फेस्टिवल के आखिरी दिन यहाँ जबरदस्त भीड़ होगी क्योंकि उसी दिन फ्लाइंग मोटरसाइकिल रेस होने वाली है। जो पोस्टर देखकर लड़कियां सोचने लगती हैं जिल्क पर बेल्ट लगानी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ मारिया के दिमाग में पैसे कमाने का ख्याल आता है तब उसका सर्वेंट उसे सीधा जिल्क पर बेल्ट लगाने की सलाह देता है।
लेकिन मारिया साफ साफ मना कर देती और मनी मन कहती अपनी पिछली जिंदगी में मेरा बॉयफ्रेंड बहुत गैम्बलिंग का बहुत बड़ा एडिक्ट था, इसलिए अब मैं अपनी न्यू लाइफ पर सट्टेबाजी से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद एंजेलिका और ओलिविया हैरान रह जाती हैं ये देखे कि लियोन एक प्रोफेशनल जुआरी की तरह फ्लाइंग मोटरसाइकिल कंपटीशन पर पैसे लगा रहा है। लियोन को सट्टेबाज बनता देख दोनों लड़कियों से समझाती है अगर लियोन तुम ऐसे ही गैम्बलिंग करते रहे तो सब कुछ हार बैठोगे, शायद हमें भी। इसी बीच रेस शुरू होती है और वहाँ कई राइडर बार बार जिल की मोटर बाइक को टक्कर मारने की कोशिश करते हैं जैसे उन्होंने उसकी बहन छेड़ ली हो, लेकिन फिर भी जिल की रेस जीतता है। हालांकि रेस के बाद उसकी हालत काफी ज्यादा मरेली कुचली हो जाती है, मतलब वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। कुछ घंटों बाद मारी को पता चलता है कि जिल की एक रिब टूट चुकी है, इसलिए अब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को कंपटीशन के लिए रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। तभी क्लैरिस नाम की एक लड़की सामने आती है। जिल की तुरंत समझ जाता है मेरे ऊपर हमला करने के पीछे पक्का क्लैरिस ही होगी। क्लैरिस भी बिना झिझक मान लेती है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे ऊपर अटैक कराया था क्योंकि मैं तुम्हें खत्म खल्लास करना चाहती हूँ। तब पता चलता है कि क्लैरिस जिल की एक्स फियांसे थी, पर जब बिना किसी ठोस रीजन के जिल ने उससे ब्रेकअप कर लिया तब से क्लैरी जिल को तकलीफ पहुंचाना चाहती है क्योंकि उसने बिना बात उससे ब्रेकअप कर दिया और अच्छा रीजन भी नहीं दिया। ये सबसे जिल के गुस्से में थोड़ी कड़वी बातें बोल देता है, लेकिन ओलिविया उसे शांत करती है। मारिया भी क्लैरिस को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, पर क्लैरिस साफ कह देती है मैं जिल से बदला लेकर ही रहूंगी और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसका स्वभाव देखकर लियोन को अपनी पिछली दुनिया की बहन की याद आ जाती है। क्लैरिस के जाने के बाद मारिया लियोन से कहती है कि अब तुम्हें जिल की जगह कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर उसने मना कर दिया तो एंजेलिका को कमेटी के सामने जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो कमेटी की एक मेंबर है। लियोन को याद आता है वो ड्यूक का एहसान मंद, इसलिए आखिरकार वो मान जाता है क्योंकि अगर उसने एंजेलिका की मदद नहीं की तो ड्यूक उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा। तब मजाक में लियोन जिल से कहता है तो मैं खुश होना चाहिए कि मेरे जैसे यानी लियोन जैसा सब्स्टिट्यूट तुम्हें मिल गया है। ये सुनकर जिल भी उसका शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है अगर लियोन तुम रेस जीत गए तो मैं तुम्हारी कोई भी एक बात जरूर मानूंगा। रेस के पहले डैन नाम का एक राइडर लियोन के पास आता है और बताता है कि मैं क्लैरिस के कहने पर तुम्हें रेस में कुचल डालूंगा क्योंकि तुम जिल की मदद जो कर रहे हो। पर लियोन भाई बिल्कुल भी नहीं घबराते और उसे गुड लक बोल देते हैं, अरे देख लेंगे जो होता है। रेस शुरू होते ही क्लैरिस के सपोर्टर और लियोन से नफरत करने वाले लोग उसे ट्रैक से बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्सियन ने मोटरसाइकिल को मॉडिफाई जो कर रखा था, इसलिए लियोन उन सबका सामना करता है और उनका भरता भर देता है। दूसरी तरफ ओलिविया और एंजेलिका रेस देख रही होती हैं कि लेकिन तभी स्टेफनी आकर ओलिविया को कॉमनर कहकर इंसल्ट करती है और एंजेलिका को उसका पुराना एटीट्यूड याद दिलाती है और कहती है पहले तुम भी मेरी तरह कॉमनर को अपना पेट समझती थी, अब उनसे दोस्ती करने लगी हो, ये कौन सी बात हुई। पर ये बातें ओलिविया को बहुत चुभ जाती हैं, इसलिए वो वहां से भाग जाती है भगौड़ी कहीं की। इसका गुस्सा एंजेलिका स्टेफनी को थप्पड़ मार के निकालती है और इसी तरह उन दोनों की कुत्ते बिल्ली वाली फाइट स्टार्ट हो जाती हैं। लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं। वापस रेस में लियोन लक्सियन को सिग्नल देता है और मोटरसाइकिल का टर्बो मोड एक्टिवेट कर देता है जिससे बाइक की स्पीड अचानक बहुत ही तेज हो जाती है और वो एक एक करके सब कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ देता है। कई राइडर को टक्कर मारते हुए लियोन आखिरकार फर्स्ट पोजीशन पर चल रहे डैन तक पहुंच ही जाता है। तब डैन कहता है सबसे बेहतरीन राइडर ही जीतेगा, लेकिन लियोन उसे भी पीछे छोड़ देता है और बोलता है मैं ही तो बेहतरीन राइडर हूँ पगले। पर लियोन के जीतने पर क्राउड एक बार फिर से शॉक हो जाती है, खासकर वो लोग जिन्होंने लियोन के खिलाफ बैटल लगाई थी। इस जीत के बाद लियोन की रेपुटेशन और भी ज्यादा नीचे गिर जाती है और लोग उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं। लेकिन रेस खत्म होते ही लियोन की मोटरसाइकिल अपनी लिमिट तक पहुंच जाती है, इसलिए वो ब्लास्ट हो जाती है और जब वो नीचे गिरने वाला होता है डैन उसकी जान बचा लेता है। लियोन ने रेस में जाने से पहले अपने ऊपर ही बैट लगाई होती है, इसलिए वो जब जीत गया होता है तो वो जश्न मनाते हुए पागल गैम्बलर की तरह खुश नजर आता है कि अरे मैंने इतने सारे पैसे जीत लिए। इसके बाद लियोन जिल को उसका वादा याद दिलाता है। सबको लगता है लियोन कोई बड़ा फेवर मांगेगा या उसकी ना मांग ले, लेकिन लियोन सिर्फ ये चाहता है कि जिल क्लैरिस से दिल से माफी मांगे अपने। इसलिए दोनों क्लैरिस के पास जाते हैं जहां जिल दिल से एपोलॉजी मांगता है, लेकिन जब जिल मान लेता है अब मैं मारी से प्यार करने लगा हूं, तो ये सुन के क्लैरिस दिल टूटने की वजह से उसे थप्पड़ मारती और कहती अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए भागो मेरे सामने से। जिल के जाने के बाद लियोन क्लैरिस और डैन के साथ थोड़ी देर बात करता है, दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं। क्लैरिस भी मानती है कि लियोन चाहे जितना भी पगला हो लेकिन उसकी दो पर्सनालिटी है, एक अच्छी और दूसरी बुरी। फिर वो मजाक में बताती है कि एंजेलिका और स्टेफनी की लड़ाई किसी बॉक्सिंग मैच से कम नहीं लग रही थी क्योंकि उसने तुम्हारी दोस्त ओलिविया की इंसल्ट जो की थी, इसलिए तुम्हें ओलिविया के पास जाना चाहिए। बाद में लियोन ओलिविया को ढूंढता है, तब ओलिविया लियोन से पूछती है क्या मैं और एंजेलिका सच में दोस्त बन सकते हैं फिर से। तब लियोन मजाक में कहता है कि शायद कभी नहीं, लेकिन ओलिविया समझ जाती है लियोन मजाक में ये सब बोल रहा है।
लेकिन फिर वो मुस्कुराकर कहती है कभी कभी लियोन जब सीरियस बात करता है काफी निर्दयी लगता है, इसलिए लियोन तुम्हें ऐसे ही मजाक करते रहना चाहिए, तुम इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। दोनों कुछ देर तक आराम से बात करते हैं और इस बातचीत के बाद ओलिविया का मन हल्का हो जाता है क्योंकि उसने फैसला जो कर लिया होता है कि अब मैं जल्दी ही एंजेलिका से खुलकर अपनी ईमानदारी से अपने दिल की बात करूंगी। उसी रात ओलिविया अपने रूम में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो ये सोच रही थी कि मुझे एंजेलिका से अपनी दोस्ती के बारे में दिल से बात करनी चाहिए या नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। ठक 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 ठक, खोलो रे। दरवाजा खोलने पर सामने कालरा खड़ी होती है। कालरा कहती है कि तुम्हें भी मेरे और लियोन के साथ हेल्प करने चलना होगा, पर ओलिविया कहती है कि मैं लियोन से कहने वाली हूँ कि वो तुम्हारी मदद करने ना जाए, इसलिए मैं और लियोन तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले, भागो इधर से, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद करना सही नहीं लग रहा किसी वजह से। लेकिन उसी वक्त स्टेफनी पीछे से बाहर आती है और ओलिविया को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे आसपास के सभी लोगों की जिंदगी नरक बना दूंगी। इतना कहकर वो ओलिविया के बाल पकड़ लेती है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है लियोन और एंजेलिका जैसे नोबल कभी भी तुम जैसे कॉमनर लड़की को अपना असली दोस्त नहीं मानते, बल्कि वो तुम अपना पालतू पेट समझते हैं। लेकिन इन बातों को सुन के भी ओलिविया हिम्मत नहीं आती और साफ कहती है कि मैं किसी की भी पेट नहीं हूँ, बल्कि लियोन और एंजेलिका की अच्छी दोस्त बस हूँ और इन दोनों को मेरे की कॉमनर होने से कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो तुम। ये सुनकर स्टेफनी और भी ज्यादा जहर उगलने लगती है क्योंकि वो नागिन है ना। स्टेफनी कहती है कि शायद लियोन तुम्हारे करीब सिर्फ तुम्हारी बॉडी का फायदा उठाने के लिए है। ओलिविया इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। तब स्टेफनी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है सच में लियोन तुम्हारे साथ डाटा ट्रांसफर बस करना चाहता है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि कालरा ने लियोन से जो फेवर मांगा था वो उसके परिवार के एरिया में मौजूद स्काई पायरेट को खत्म करने का था। लक्ष्मण कहता है कि ये किंगडम की जिम्मेदारी होनी चाहिए मास्टर, हमारी नहीं। लेकिन लियोन मानता है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके जरिए ओलिविया की सेंट पावर अवेकन होगी। फिर डिटेल में लियोन लक्ष्मण को बताता है कि सेंट बनने के लिए 3 सीक्रेट आर्टिफैक्ट की जरूरत है। पहला सीक्रेट ब्रेसलेट जो पैलेस डंजन में है, दूसरा सीक्रेट नेकलेस जो स्काई पायरेट के पास है और तीसरा सीक्रेट स्टाफ जो किंगडम के टेंपल पर रखा गया है। लियोन को पूरा यकीन था कि स्टेफनी ही इस पूरे साजिश के पीछे है। उसका मानना था कि स्टेफनी ने ही पायरेट को कालरा के एरिया में भेजा होगा और वो वहां ओलिविया को भी फंसाना चाहती है क्योंकि ओलिविया उसे एक आंख नहीं भाती, मतलब जलन होती है उसे। लियोन जानता है कि ओलिविया खतरे में है और इसलिए वो गेम की ओरिजिनल स्टोरी लाइन को रिपीट होने से रोकना चाहता है। तब लक्ष्मण मजाक में कहता है कि ओलिविया को इंट्रा प्रोटेक्ट करते करते लियोन खुद उसका मेन लव इंटरेस्ट बन रहा है। ये सुनकर लियोन तुरंत मना कर देता है और कहता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बस हूँ। कुछ समय बाद लियोन फ्लोटिंग पोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां वो कालरा को भी चोरी छुपे को सामान हटाते हुए पकड़ लेता है। इसी मिशन पर ग्रेग और ब्रैड भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। शिप पर चढ़ने के बाद ग्रेग और ब्रैड पर से एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसे देखकर लियोन काफी परेशान हो जाता है। अरे मेरे को फिर इन लोगों के साथ अपना दिमाग पचड़ा करना पड़ेगा। साथ ही वो नोटिस करता है कि आज ओलिविया बहुत ही ज्यादा चुप है। इसी बीच हमारी हॉट एंजेलिका ओलिविया के लिए गिफ्ट लेकर उसके डॉर्म रूम पर जाती है, लेकिन डॉर्म का रूम देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरा कमरा टूट फूट जो गया होता है। तभी स्टेफनी सामने आकर कहती है मैंने ओलिविया और लियोन को स्काई पायलट के हाथ में मरवाने की साजिश रची है, इसलिए कुछ ही टाइम में वो दोनों ने पटने वाले हैं। ये सुनकर एंजेलिका गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और धमकी देती है अगर ओलिविया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। दूसरी तरफ जूलियस पगला क्वीन मिलेन से सोल्जर मांगता है ताकि वो पायरेट के खिलाफ जा सके क्योंकि किंगडम की आर्मी का काम ही किंगडम की प्रजा को हर मुसीबत से बचाने का होता है। क्वीन साफ साफ उसकी बात मानने से मना कर देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ग्रेग और ब्रैड लियोन के साथ गए हैं तो वो इमोशनल हो जाती है। क्या मतलब क्वीन को भी लियोन से प्यार हो गया है? लेकिन फिर भी वो जूलियस से कहती है सब कुछ लियोन पर छोड़ दो क्योंकि वो तुमसे कई ज्यादा पावरफुल है। वापस से पर ग्रेग, ब्रैड और लियोन कार्ड खेल रहे होते हैं। लियोन भैया बहुत बड़ा चीटर है ना, इसलिए वो गेम चीट करके जीत जाता है। बाद में बात स्टेफनी पर आ जाती है जो पहले ग्रेग की फियांसी हुआ करती थी। ग्रेग बताते हैं हमारा रिश्ता सिर्फ पॉलिटिकल अरेंजमेंट की वजह से हुआ है, मैं उससे प्यार यार नहीं करता। इसी दौरान लक्ष्मण रिपोर्ट देता है 2 पायलट हमारी शिप की तरफ आ रहे हैं मास्टर। ये सुनते ही लियोन तुरंत बैटल की तैयारी करता है और लक्ष्मण को एरोगेंस एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है और ग्रेग और ब्रैड को शिप पर ही रहने को बोलता है क्योंकि उनके पास फाइट करने के लिए रोबोट नहीं होते। उधर पायरेट का लीडर पूरे कॉन्फिडेंस में था लियोन का शिप आसानी से वो कैप्चर कर लेगा। तब ये रिवील होता है कि कालरा भी सीक्रेटली पायरेट के साथ मिली हुई है। पायरेट कई रोबोट भेजते हैं लेकिन लियोन एक एक करके सभी को चकनाचूर कर देता है। ये देख के पायरेट लीडर घबरा जाता है और रिट्रीट का ऑर्डर देता है, लेकिन लियोन के मिसाइल उनके मैजिकल शील्ड को तोड़ देते हैं और लियोन उनके शिप को कैप्चर कर लेता है। तो ना चाहते हुए आखिरकार पायरेट को लियोन के सामने सरेंडर करना ही पड़ता है। कालरा को यकीन नहीं होता कि पायरेट्स हार गए। डर के मारे वो ये तक
तक सोचने लगती है सारा दोष मैं ओलिविया पर डाल दूंगी, क्योंकि अगर सच सामने आ गया कि मैं पायरेट के साथ मिली हुई थी तो मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। कुछ देर बाद सिर्फ एक फ्लोटिंग आइलैंड पर पहुंच जाती है जहाँ काल्रा के पिता सामने आते हैं। तब लियोन कहता है मैंने आपकी बेटी के कहने पर पायरेट्स को हरा दिया, इसलिए आप हमें हमारा रिवॉर्ड देकर हमें यहाँ से जाने दो। ये सुन के पापा हैरानी में कहते पगले हो क्या, मेरा आइलैंड कभी पायरेट्स के निशाने पर था ही नहीं, तो मैं तुम्हें उन्हें हराने के पैसे क्यों दूं, सटकेले हो क्या तुम। ये सुनकर काल्रा बुरी तरह घबरा जाती है और गीली हो जाती है नीचे से, क्योंकि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो लड़कियों वाला काम करने लगती है। अरे मतलब रोने लगती है। रोने के बाद मैं काल्रा सबको कन्फेस कर देती है और मान लेती है मैं सिर्फ स्टेफनी के ऑर्डर फॉलो कर रही थी, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो स्टेफनी मेरी फैमिली को हाई नोबल अथॉरिटी का यूज करके सड़क पर ले आती। इन बातों को इग्नोर मार के लियोन और लक्ष्मण को ये पता चलता है कि मेन पायरेट शिप अभी भी बच निकला है और सीक्रेट नेकलेस अब तक उनके हाथ नहीं लगा। मिशन के बाद लियोन ओलिविया के पास जाता है। वो नोटिस करता है कि ओलिविया बहुत उदास है। जैसे ही लियोन ओलिविया के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है, ओलिविया पीछे हट जाती, भाग रहे मेरे को हाथ नहीं लगा, क्योंकि स्टेफनी की बातों से ओलिविया का कॉन्फिडेंस टूट गया होता है, इसलिए अब उसे अपने कॉमनर होने पर भी शर्म महसूस होने लगती है। इसलिए तो ओलिविया लियोन से पूछती है तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट और हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो लियोन। आगे ओलिविया रोते है, पूछते है कहीं लियोन तुम मेरी मदद और केयर सिर्फ मेरी बॉडी की वजह से तो नहीं करते हो ना। मैं सीधा सीधा पूछती हूँ क्या तुम मेरे साथ सिर्फ डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो या नहीं। इन बातों को सुनकर लियोन भैया सनबना जाते हैं और सीधा मना कर देते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहता। लेकिन ओलिविया आंसुओं के साथ कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो सच में लियोन को पसंद आए, तो तुम मेरे साथ क्यों हो। ये सुनकर लियोन को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मैं ओलिविया के साथ इसलिए भी अच्छा था क्योंकि वो गेम की हीरोइन और फ्यूचर सेंट थी। आंसुओं के साथ ओलिविया कहती है मैं सिर्फ लियोन और एंजेलिका की दोस्त बनना चाहती थी ना, तुम लोगों का पेट या खिलौना बनकर रहना चाहती थी। यह स्टेफनी के जहरीले शब्दों ने ओलिविया के दिल और दिमाग को बुरी तरह चोट पहुंचा दी होती, इसलिए तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें बोल रही होती है लियोन को। ओलिविया के साथ हुई बात के बाद लियोन काफी परेशान हो जाता है और लक्ष्मण से इस बारे में बात करता है। लक्ष्मण का कहना क्या था कि स्टेफनी की लगातार हारेसमेंट की वजह से ओलिविया मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में है। फिर वो एक कड़वी बात बोलता है कि शायद लियोन भाई आप भी अनजाने में ओलिविया को एक पैट की तरह ट्रीट करने लगे थे। ये सुनकर लियोन गुस्से में लक्ष्मण को मुक्का मार देता है, तो लक्ष्मण कहता है अरे मालिक मेरे को नहीं लगने वाली, मैं मेटल का बना हुआ हूँ, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा लेकिन मेरा बॉडी नहीं टूटेगी। फिर लक्ष्मण वापस उठता है और शांत तरीके से कहता है मुझे समझ आ गया मास्टर, आपको गुस्सा निकालना था, आपने मेरे ऊपर निकाल लिया लेकिन आपकी खुद की हड्डी न टूट जाए। कुछ देर बाद ब्रैड तलवार लेकर प्रैक्टिस करने वहां आता है, जहां वो मान लेता है कि मेरा फ्यूचर में गोल लियोन को डुअल में हराना है। लियोन भी तुरंत जवाब देता है अबे मैं पहली बार तो जीत गया हूं, तो दोबारा तुम नल्ले लोगों से कैसे हारूंगा, पगले होकर तुम लोग। पर ब्रैड कहता है मुझे और स्ट्रांग बनना है क्योंकि ग्रुप में सबसे कमजोर मैं ही हूँ। हालांकि ब्रैड भैया के यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, क्योंकि वो खुद को जूलियस के ग्रुप में सबसे हैंडसम जो मानता था और मारिये का दिल जीतने का सपना देखता था, वो भी रात दहाड़े। इस पर लियोन सीधा बोल देता है कि मारिये बाहर और अंदर दोनों से बदसूरत है और बहुत ज्यादा छिटंकी भी है। बस फिर क्या, ये सुन के ब्रैड और लियोन के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ एक रोबोट उन्हें वुडन स्टिक देता है और दोनों स्पैरिंग करने लगते हैं। फाइट के दौरान लियोन को एहसास होता है कि ब्रैड सिर्फ मारी को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत कर रहा है, जबकि वो खुद अभी तक ये समझ नहीं पाई कि ओलिविया का दुख का सामना कैसे करे। आखिर में लियोन स्पैरिंग जीत जाता है और ब्रैड ये कहकर वहां से चला जाता है एक दिन मैं फिर तुम्हें चैलेंज करूंगा और तुम्हें सच में उस दिन हरा ही दूंगा। दूसरी तरफ मारी अपना सर्वेंट के साथ एक डंजन में ट्रेजर की तलाश कर रही होती है, जबकि एक मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ चुका होता है। उसी वक्त जूलियस और जेल कासल से छुपकर बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि हम मास्क और ब्लैक कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में कासल से निकल जाएंगे, पर वो दोनों इतने पगले रहते हैं क्योंकि उनके पास अब पैसे तो है नहीं ना, तो वो सीधा क्वीन से बोलते हैं हमें कासल से भागना है तो तुम हमें पैसे दे दो जिससे हम ये कपड़े खरीद सके और कासल से भाग जाएं। जूलियस की मम्मी भी सोचती है कितना नालायक बच्चा पैदा की हूं मैंने, इसलिए वो उनकी रिजेक्ट रद्द कर देती है। अगली सुबह लियोन, ग्रेग और ब्रैड ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी लक्ष्मण बताता है पायरेट अटैक करने वाले हैं मालिक फिर से हमारे ऊपर। इस बार ग्रेग और ब्रैड भी बैटल में शामिल होने की जिद करते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद लियोन मान जाता है और उन्हें वो रोबोट देने का फैसला करता है जो उसे कल वाले पायरेट को हराकर मिले थे। इधर ओलिविया अपने रूप पर कल लियोन को कही बातों को बोलकर सैड फील कर रही होती है।
उसे ये भी डर लग रहा था कि शायद अब लियोन मुझे सेल्फ समझता होगा जो सिर्फ लड़कों का फायदा उठाना जानती है। सच तो सब लड़कियां जानती हैं वैसे। तभी पायरेट अटैक कर देता है और ये देखते हैं कि सिर्फ एक पावरफुल बैरियर से प्रोटेक्टेड है और कई पायरेट से भी गिरती जा रही हैं। उसे समझ आ जाता है कि मेरा प्यारा लियोन ही पायरेट से लड़ रहा है। लेकिन बैटल के बीच लियोन एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक भारी अटैक वो खा जाता है। ये देखकर ओलिविया घबरा जाती है और सिक्योरिटी रोबोट को अपनी मैजिकल पावर से रोक के शिप के टॉप पर चली जाती है जिससे वो लियोन की मदद कर सके। पर वहां उसका सामना एक जाइंट रोबोट से हो जाता है। रोबोट उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी ब्रैड आकर ओलिविया की रक्षा करता है, लेकिन पायरेट उसे कुत्ते की तरह मारकर हरा देता है। इसी दौरान लक्ष्मण लियोन को बताता है कि पायरेट लीडर ओलिविया और ब्रैड के पास आ गए हैं। ये सुनकर लियोन तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि ब्रैड और ग्रेग ओलिविया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख के लियोन खुद को याद दिलाता है, मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हूँ, इसलिए मुझे गेम की ओरिजिनल स्टोरी में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल गेम स्टोरी में सभी मेन कैरेक्टर ओलिविया को प्रोटेक्ट जो करते थे। पर ये जानते हुए भी लियोन खुद को रोक नहीं पाता और कुछ ही अटैक में पायरेट्स के जाइंट रोबोट को तबाह कर देता है। रोबोट टूटने के बाद पायरेट लीडर बाहर आता है और लियोन के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। लेकिन लियोन भाई पायरेट की सरेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते, उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगता है। अरे बहुत पायरेट बनता था ना, अब देख कैसा हो गया, फाइट करना तू मेरे से, फाइट क्यों नहीं कर रहा तू, हट इधर से। तभी लियोन की नजर उस सीक्रेट नेकलेस पर पड़ती है जिसे वो काफी समय से ढूंढ रहा था। वो तुरंत नेकलेस ले लेता है। पायरेट उसे वापस मांगता है, लेकिन लियोन पायरेट को गिराकर कहता है कि हिम्मत हो तो दोबारा आकर मुझसे ये छीन ले पगले। ये सब देखकर ओलिविया को लगता है कि लियोन पहले से काफी बदल चुका है। अपने लीडर को सरेंडर करता देख बाकी पायरेट भी सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनका मालिक जो हार गया। फिर ओलिविया अपनी हीलिंग मैजिक से ब्रैड का इलाज करती है। जब लियोन वहां आता है तो मजाक में ब्रैड और ओलिविया से कहता है तुम दोनों साथ में अच्छे कपल बनोगे। इतना ही नहीं, लियोन ओलिविया से इतनी फॉर्मल तरीके से बात करता है जैसे ओलिविया कोई अजनबी हो उसके लिए। लियोन को ऐसे बिहेव करता देख ओलिविया की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि लियोन जानबूझकर उसे अपने आप से दूर कर रहा है। बाद में लियोन पायरेट्स के ट्रेजर की जांच करता है और लक्ष्मण से पूछता है क्या स्टेफनी के परिवार और पायरेट्स के बीच कोई कनेक्शन मिला तुम्हें। तो लक्ष्मण बताता है मुझे दोनों तरफ से साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट लेटर मिला है। ये सुनकर लियोन को सुकून मिलता है। फिर मजाक मजाक में लक्ष्मण कहता है कि अगर मुमकिन होता तो मैं पूरी दुनिया को मिटाकर मास्टर लियोन के हिसाब से दुनिया को दोबारा बना देता। ये सुनकर लियोन भी मजाक में कहता है अगर ऐसा हो जाता तो मैं हर तरह की लड़कियों के साथ हैरम बना के दिन रात डाटा ट्रांसफर करता। मजाक के बाद लक्ष्मण सीरियस होकर कहते हैं कि मास्टर ओलिविया की मेंटल कंडीशन काफी ज्यादा नाजुक लग रही है मुझे। लियोन भी ये मानता है लेकिन फिर भी कहता है कि मुझे अपने साइड कैरेक्टर वाली पोजीशन एक्सेप्ट करनी होगी क्योंकि पहले ही मैंने स्टोरी लाइन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर चुका है। इसी बीच लक्ष्मण रिपोर्ट देता है कि एक लाल रंग का एयरशिप हम लोगों की तरफ बढ़ रहा है। मालिक लियोन समझ जाता है कि ये एंजेलिका की तरफ से भेजी गई रीइंफोर्समेंट होगी। कुछ घंटों के बाद ब्रैड और ग्रेग को रिवॉर्ड दिया जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि लियोन रिपोर्ट में उनकी मदद को काफी बड़ा चढ़ाकर लिखा जो होता है और सबसे ज्यादा क्रेडिट उन्हें दिए होते हैं। लियोन ने ऐसा ये सोचकर किया था कि ओलिविया अब ब्रैड और ग्रेग के साथ सेफ रहेगी। इसी दौरान ये भी पता चलता है कि स्टेफनी को उसकी सारी सजाओं के लिए अरेस्ट कर लिया गया है अपनी फैमिली के साथ। लक्ष्मण फिर लियोन को बताते हैं कि एंजेलिका आपसे नाराज है क्योंकि आपने ओलिविया को रुलाया। लियोन को याद आता है कि एंजेलिका पहले भी मुझे थप्पड़ मार चुकी है, इसलिए वो फैसला करता है अब मुझे एंजेलिका से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना होगा, नहीं तो मैं फिर से पिट जाऊंगा। लेकिन उसके इस फैसले से एंजेलिका और ओलिविया दोनों उदास हो जाती हैं। एंजेलिका तो ये तक सोचने लग हम तीनों का रिश्ता क्या कभी पहले जैसा हो भी पाएगा या नहीं। कुछ दिनों बाद ब्रैड और ग्रेग जूलियस के पास जाकर कहते हैं कि हम दोनों लियोन को हराना चाहते हैं क्योंकि हम दोनों ने लियोन की सच्ची ताकत को अपनी आंखों से जो देख लिया है, इसलिए हम सबको और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे हम सभी लियोन को हरा कर एक बार फिर मारिया के सामने अपनी इज्जत वापस पा सके। इतना ही नहीं, ब्रैड और ग्रेग क्वीन से मिलकर लियोन के एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं क्योंकि उसने अपना क्रेडिट देकर उनकी फैमिली में वापस जाने में उनकी जो मदद की थी। अगले दिन लियोन को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि रॉयल कोर्ट में उसकी रैंक 6th से बढ़ाकर 5th कर दी गई है। पर ये पढ़ के लियोन इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि जरूर ब्रैड और ग्रेग ने किंग और क्वीन के सामने मेरी तारीफ की होगी। लेकिन उसकी परेशानियां यहाँ खत्म नहीं होती। लक्ष्मण उसे एक लेटर देता है जो क्लैरिस के परिवार से आया होता है। लेटर में क्लैरिस के फादर उसे एक फ्लाइंग मोटरसाइकिल गिफ्ट करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद और भी प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन भेजने की बात करते हैं। ये सब देखकर लियोन सिर पकड़ लेता है क्योंकि पूरी कोशिश कर रहा था कि एक बैकग्राउंड कैरेक्टर या साइड कैरेक्टर की तरह वो रहे, लेकिन हर बड़ी घटना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही बन जाता है। कहानी की सबसे बड़ी आयरनी भी यही होती है कि जितना लियोन स्पॉटलाइट से दूर
दूर भागना चाहता है उतना ही किस्मत उसे कहानी के सेंटर में लाकर खड़ा कर देती है, जैसे वही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हो। अगले दिन लियोन को क्लैरिस के फादर की तरफ से गिफ्ट की गई फ्लाइंग मोटरसाइकिल मिल जाती है। ये उस टूर्नामेंट वाली मोटरसाइकिल से काफी ज्यादा पावरफुल थी जो उसने पहले यूज की थी। न्यू बाइक को देखकर लियोन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लक्ष्मण भी पीछे नहीं हटता और बोलता है, मास्टर मैं आपकी इस न्यू बाइक को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर दूंगा। इस सबके कुछ घंटे बाद लियोन एकेडमी पहुंचता है जहां उसके दोस्त उसकी प्रमोशन के लिए उसे कांग्रेचुलेशन देते हैं, लेकिन लियोन सारी तारीफों को इग्नोर कर देता है। फिर उसके दोस्त मजाक में कहते हैं कि अब तो लड़कियां भी लियोन भाई से नजर नहीं हटा पा रही हैं, इसलिए अब शायद लियोन भाई आपको भी अच्छी वाइफ मिल जाएगी। फिर वो तीनों अपकमिंग स्कूल ट्रिप की बात करते हैं जहां हर ग्रुप एक फ्लोटिंग आइलैंड विजिट करेगा। सबको लगता है कि लियोन एंजेलिका और ओलिविया के साथ जाएगा, इसलिए वो दोनों कहते हैं लियोन से कि आपको एंजेलिका और ओलिविया से बातचीत कर सबको सही कर लेना चाहिए मेरे मालिक। कुछ दिनों बाद स्कूल ट्रिप शुरू होती है और सब स्टूडेंट एक लग्जरियस शिप में सफर करते हैं। लियोन सोचता है अगर मुझे सच में एक वाइफ चाहिए तो मुझे और भी गधा मजदूरी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। इसी दौरान वो देखता है कि कई लड़कियां क्रिस के प्यार में पागल हैं, जैसे एक टाइम पर इस टिकटॉकर के लिए पागल हुआ करती थी ना, वैसे ही हैंडसम लड़कों की लाइफ कितनी ज्यादा आसान होती है। लियोन के मन में फिर वही ख्याल आता है कि ऐसे ही लोगों को कहानी की हीरोइन के साथ होना चाहिए, ना कि मेरे जैसे नल्लों को। उसी वक्त दो चमची लड़कियां अपने लीडर मतलब एंजेलिका के ड्यूक फैमिली से अपने रिश्ते कैंसिल करने का प्लान बना लेती हैं और एक अजीब बॉम्ब जैसी चीज विंडो से बाहर फेंक देती हैं। लंबी जर्नी के बाद सब लोग आइलैंड पहुंचते हैं। ओलिविया उदास थी क्योंकि वो चाहती थी कि लियोन एंजेलिका और वो फिर से पहले की तरह साथ रहें। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात लियोन से हो ही जाती है और फिर एंजेलिका भी वहां आ जाती है। तब मीको नाम की एक लड़की उनका स्वागत करती है और बताती है ये टेंपल लोगों को उनका सच्चा जीवन साथी ढूंढने में मदद करती है। ये सुनते ही लियोन तुरंत पैसे निकालकर दिल से प्रार्थना करने लगता है कि मुझे एक अच्छी वाइफ मिल जाए जो 30 साल की मिल्फ हो और बड़े बड़े बालों वाली होनी चाहिए। वो लियोन को मारते हुए एंजेलिका उसे इतनी पवित्र जगह पर ऐसी अश्लील बातें करने पर डांटती है। तीनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। लियोन मन ही मन दुआ करता है कि एंजेलिका और ओलिविया को भी उनका अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए, बिल्कुल गेम की स्टोरी की तरह। इसी के बाद मीको उन्हें स्पेशल चार्म देती है। ओलिविया और एंजेलिका को मैजिकल एफिनिटी वाले चार्म मिलते हैं, जबकि लियोन को कॉम्बैट चार्म मिलता है जो उसकी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा सकता है। अकेडमी लौटते वक्त लक्ष्मण अपने मास्टर लियोन को वार्न करते हुए कहता है कि आप मारियो को लेकर काफी ज्यादा केयरलेस हो गए हो। इतना ही नहीं, वो लियोन को याद दिलाता है कि दिमाग से कमजोर मालिक, आपको पता होना चाहिए कि अभी भी सीक्रेट ब्रेसलेट रॉयल डंजन से लाना बाकी है हमें, और शायद मारियो असली प्रोटैगनिस्ट बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए तो वो अपने सर्वेंट के साथ डंजन में उसे ढूंढने गई है। तभी क्रिस आकर लियोन को शॉर्ट डुअल करने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन लियोन मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि क्रिस मुझसे कई ज्यादा स्किल शॉर्टमैन है। तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म बज उठते हैं। सब लोग देखते हैं कि आसमान में मछलियों जैसे फ्लाइंग मशीन नजर आ रही हैं जिन पर प्रिंसिपैलिटी ऑफ फीनास का सिंबल बना हुआ है। ये वही देश था जो पहले किंगडम का हिस्सा था लेकिन बाद में अलग हो गया और अपने आप को एक अलग नेशन मानने लगा। लियोन तुरंत घबरा जाता है क्योंकि गेम में इनका अपीयरेंस बहुत बाद में होने वाला था। सिचुएशन और खतरनाक तब हो जाती है जब एक जाइगेंटिक मॉन्स्टर शिप सामने आ जाता है उनके। उस शिप के अंदर प्रिंसेस हर्ट्रूड मौजूद थी। वो एक जाइंट होलोग्राम के जरिए पूरे किंगडम के सामने वॉर अनाउंस कर देती है और हॉल फ्लोर किंगडम को 1 घंटे का वक्त देती है जवाब देने के लिए। लियोन हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो स्टोरी इतनी ज्यादा बदल गई है। थोड़ी देर बाद गैरेट नाम का एक ऑफिसर गार्ड के साथ आता है और बैरन रैंक या उसके ऊपर के स्टूडेंट को अरेस्ट करना शुरू कर देता है। एंजेलिका खुद सामने आकर कहती है कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है वो मैं हूँ, इसलिए तुम्हें बाकी स्टूडेंट को छोड़ देना चाहिए। गैरेट खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि एंजेलिका एक ड्यूक की बेटी है। लियोन गैरेट को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके अपने ही क्लासमेट ही लियोन को पकड़ लेते हैं। जाते जाते गैरेट सब स्टूडेंट को धमकी देता है, अगर तुम लोगों ने लियोन को नहीं मारा तो तुम सबको सजा मिलेगी। डर के मारे सब स्टूडेंट लियोन पर हमला कर देते हैं और उसके चेहरे पर जोर जोर से पंच मारने लगते हैं। दूसरी तरफ एंजेलिका को मेन शिप पर ले जाया जाता है। बाद में प्रिंसेस हर्ट्रूड एंजेलिका से मिलती है। एंजेलिका उसे समझाने की कोशिश करती है एक प्रिंसिपैलिटी कभी भी किंगडम से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें ये वॉर रोक देनी चाहिए।
चाहिए, लेकिन हर्ट्रूड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। उधर ओलिविया खुद को बेबस महसूस करते हुए रो रही थी क्योंकि लियोन पगले को कुत्ते की तरह मार के लॉकअप में बंद कर दिया जो गया होता है। वहाँ लियोन मानता है कि मुझे लोगों को कंट्रोल करना नहीं आता, लेकिन किसी और के लिए आंसू बहाना सच में खास बात होती है, इतना तो मुझे समझ आ गया। तभी क्रिस वहां आते हुए कहता है कि शायद कुछ वक्त खरीदा जा सकता है क्योंकि दुश्मन फिलहाल सिर्फ एंजेलिका को चाहता है। लियोन गुस्से में कहता है जब सबने मुझे कुत्ते की तरह मार के मेरा साथ छोड़ दिया तब अब मैं उन नन्हे निकम्मे लोगों की मदद करने की जिम्मेदारी क्यों लूं। वो यहाँ तक कह देता है अगर सब मरना चाहते हैं तो मर जाए, कौन सा वो मुझे पूछ के पैदा हुए थे। लेकिन कुछ ही पल बाद लियोन अपना फैसला बदल लेता है और कहता है कि मैं मदद करूंगा, बस बदले में सबको मिलकर काम करना होगा। क्रिस सब स्टूडेंट को इकट्ठा करता है लेकिन कोई भी चश्मिश क्रिस की बात सुनने को तैयार नहीं होता। तब लियोन आगे बढ़कर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और सबको किंगडम के लिए लड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हिचकिचाते हैं तो लियोन उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार करता है और कहता है कि जो अपने देश के लिए नहीं लड़ सकते वो असली नोबल नहीं बल्कि इनाम के नोबल बस होते हैं, नल्ले लोग। उसी वक्त काउंट की बेटी डैरियड अपने रैंक बता के लियोन को डराने की कोशिश करती है, लेकिन लियोन उसे भी सुना देता है कि तुम्हारे एंसेस्टर ने देश के लिए बहुत कुछ किया था जबकि तुम लोग सिर्फ डरपोक बनकर उनकी लेगेसी बर्बाद कर रहे हो नल्लों। लियोन की कड़वी बातें सुनकर सबके दिल पर वो बात लग जाती है और स्टूडेंट का जोश वापस आ जाता है और सब उसकी मदद करने और अपने मैजिक से सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। डैरियड तो लियोन के बोल्ड एटीट्यूड से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि उसका मन करता है कि काश हम दोनों यहाँ ही डाटा ट्रांसफर कर लें तुरंत। कुछ देर बाद क्रिस रिपोर्ट देता है कि एंजेलिका की 2 फॉलोवर्स पकड़ी गई हैं। ये वही लड़कियां थी जिन्होंने सबको धोखा दिया था और यहाँ प्रिंसिपैलिटी ऑफ फॉन्स को बुलाया था, लेकिन अब उन्हें जेल में डाल दिया गया है। इसी बीच ओलिविया रोते हुए लियोन से एंजेलिका को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। लियोन भी बिना देरी किए हाँ बोल देता है और फ्लाइंग मोटरसाइकिल लेकर मॉन्स्टर का सामना करने निकल पड़ता है। उधर प्रिंसेस हर्ट्रूड अपने फ्लूट निकालती है और एंजेलिका से कहती है अब तुम्हें देखने को मिलेगा कि प्रिंसिपैलिटी ऑफ फीनास किस तरह हॉटफोर्ड किंगडम को तबाह कर सकता है। दूसरी ओर लक्ष्यों की वजह से लियोन पहले से ही जान गया था उस मैजिकल फ्रूट के बारे में जिसकी पावर ये थी कि उस मैजिकल फ्रूट की मदद से प्रिंसेस हर्ट्रूड फ्लाइंग मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए उसे समझ आ गया था अगर प्रिंसेस हर्ट्रूड को जल्दी ही नहीं रोका गया तो सिचुएशन और खतरनाक हो जाएगी, इसलिए वो तुरंत फ्लाइंग मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देता है। क्रिस दूर से उसे देखकर इंस्पायर होता है और सोचता है कि एक दिन मैं भी लियोन जैसा बहादुर बनना चाहता हूँ। साथ ही वो कुछ रोबोट भी बैटल सपोर्ट के लिए तैयार कर देता है। दूसरी ओर एकेडमी के स्टूडेंट भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके दुश्मनों से लड़ रहे थे और सबकी रक्षा कर रहे थे। हर्ट्रूड को तभी एक शिप अपनी तरफ आता हुआ दिखता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर अपना लियोन है। पर एंजेलिका लियोन को तुरंत पहचान लेती है और मनी मन कहती है तुम्हें मेरी जान बचाने की बजाय यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया लियोन। लियोन को देख के हर्ट्रूड अपने फ्लूट बजाती है जिससे मॉन्स्टर और भी ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल हो जाते हैं। ये करने के बाद वो घमंड से कहती है कि फाइट बैक करने का मतलब सिर्फ और ज्यादा लोगों की मौत होगी, लेकिन एंजेलिका को पूरा भरोसा था कि उसकी दोस्त इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी, खासकर जब लियोन उनका लीडर हो। बैटल और इंटेंस हो जाती है लेकिन स्टूडेंट हिम्मत नहीं आते और लगातार फाइट करते रहते हैं। उन्हें देखकर लियोन सोचता है कि बहुत से नोबल असल में एडवेंचर के डिसेंडेंट हैं और शायद स्ट्रॉन्ग बनने की उनकी एक वजह लड़कियों को इम्प्रेस करना भी था, इसलिए वो इतनी आसानी से मॉन्स्टर से जो लड़ रहे होते हैं। तभी एनिमी का एक पावरफुल अटैक शिप को जोर से लगता है और हर तरफ पैनिक फैल जाता है। दुश्मन और कैनन स्टूडेंट शिप को टारगेट कर लेते हैं, पर जब अगला अटैक आने ही वाला होता है ओलिविया अपना नेकलेस पकड़कर सोचती है कि यहाँ मौजूद कोई भी पर्सन बिना वजह मरने लायक नहीं है क्योंकि सब लोग अच्छे लोग हैं। उसी पल एक चमत्कार होता है कि मतलब ओलिविया की सेंट पावर अवेकन हो जाती है जिससे तुरंत एक जायंटिक मैजिकल शील्ड पूरे शिप को कवर कर लेती है और साथ ही ओलिविया के हाथों से निकलने वाली रोशनी की बीम कई मॉन्स्टर को पल भर में डिस्ट्रॉय कर देती है। ड्रेड और बाकी नोबल ओलिविया के पावर देखकर शॉक में रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि एकेडमी स्कॉलरशिप उसे क्यों मिली है। लियोन और लक्ष्मण भी हैरान रह जाते हैं। लक्ष्मण बताता है कि ओलिविया की पावर इसलिए अवेकन हुई क्योंकि लियोन ने हमेशा उसकी रक्षा की और उसे ग्रो करने का मौका दिया। अब जब सेंट पूरी तरह से अवेकन हो चुकी है इसलिए लियोन बिना किसी डर के काउंटर अटैक शुरू कर देता है। वो फुल स्पीड से एक्सीलरेट कर और सीधा उस जायंटिक मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुस जाता है। मॉन्स्टर के लेजर डिफेंस से लियोन द लायन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियोन सबको डॉज कर देता है। बाहर सबको एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है और गैरेट अनाउंस कर देता है कि लियोन
लियोन मॉन्स्टर के पेट पर जाकर मर चुका है। लेकिन कुछ ही पल बाद लियोन मॉन्स्टर के अंदर से जमीन तोड़कर बाहर निकल आता है और वहां मौजूद लोगों पर रबड़ बुलेट चलाकर सबको बेहोश कर देता है। फिर हर्टरूट से कहता है कि काली बिल्ली की मौसी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब इतना कहकर वो फ्लूट भी उससे छीन लेता है। थोड़ी देर बाद लियोन हर्टरूट को कैप्चर करके अपनी मेन शिप पर ले आता है। एंजेलिका उसकी अचीवमेंट देखकर और भी ज्यादा उससे इंप्रेस हो जाती है और समझ जाती है कि लियोन असल में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इंसान है। लेकिन तभी गैरेट अनाउंसमेंट करता है कि प्रिंसेस कैप्चर हो गई है तो क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं तुम लोगों पर फुल स्केल अटैक कर दूंगा। उसका कहना था कि प्रिंसिपैलिटी को ही अपनी प्रिंसेस की परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि हर्टरूट की जगह कोई और प्रिंसेस आ सकती है बाद में। ये सुनकर हर्टरूट एक स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करती है जिससे मॉन्स्टर पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है और सारे मॉन्स्टर सीधा लियोन के शिप की तरफ टूट पड़ते हैं उन्हें खत्म करने के लिए। अब तक ओलिविया अपनी सेंट पावर यूज करके पूरी तरह से थक चुकी होती है, इसलिए लियोन समझ जाता है कि मुझे ही लड़ाई को जल्दी ही खत्म करना होगा, इसलिए वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच एंजेलिका मीको के दिए हुए एम्यूलेट की पावर एक्टिवेट करती है। फायर बेस अटैक के साथ वो लियोन के आसपास के मॉन्स्टर को उड़ा देती है। फिर वो ओलिविया को बचाती है जो एक मॉन्स्टर के अटैक का शिकार होने वाली थी। दोनों के बीच एक इमोशनल मूवमेंट आता है जहां एंजेलिका ओलिविया को गले लगाकर कहती है, मैं हमेशा तुम्हारी सबसे प्रेशियस फ्रेंड बनना चाहती हूँ। ये सुनकर ओलिविया खुशी के आंसू बहाने लगती है और पहली बार उसे लगता है मैं सच में अब जाके एंजेलिका और लियोन के द्वारा एक्सेप्ट की गई हूँ। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि शिप पर एक और पावरफुल अटैक हो जाता है और एंजेलिका हवा में उछल जाती है, लेकिन मुश्किल से ही सही एक शिप के टुकड़े को पकड़कर बच जाती है और सोचने लगती है शायद मेरी जिंदगी का यही आखिरी पल है। जैसे उसका हाथ छूटने वाला होता है ओलिविया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एक दोस्त कभी अलग नहीं होते। लेकिन उसी वक्त एक और झटका लगता है जिससे एंजेलिका को बचाने के लिए ओलिविया उसे डेक पर फेंक देती है और खुद नीचे गिरने लगती है अपना बलिदान देकर। एंजेलिका की सांसें थम जाती हैं, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर लियोन अपनी मोटरसाइकिल के साथ लाइटनिंग स्पीड से नीचे डाइव मारता है और ओलिविया को हवा में ही पकड़ लेता है। ओलिविया उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हालांकि जब लियोन उसे फॉर्मल तरीके से मिस कहकर बुलाता है तो वो नाराज हो जाती है क्योंकि पहले लियोन ओलिविया को उसके प्यारे निकनेम से बुलाता था। तो लियोन ऑकवर्डली ओलिविया को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे जैसे लड़के तुम्हारे लायक नहीं है, बल्कि तुम जूलियस के ग्रुप जैसे लड़कों को डिजर्व करती हो। लेकिन ओलिविया तुरंत मना कर देती है क्योंकि उसे भी जूलियस का ग्रुप दिमाग से पैदल चलने वालों का लगता था। मतलब उन लोगों को ओलिविया ने भैया जोन में डाल दिया था। फिर आंखों में आंसू लेकर ओलिविया कहती है मुझे सिर्फ लियोन और एंजेलिका के साथ रहना है। पहले तो लियोन इतना नर्वस हो जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर आखिरकार ओलिविया अपने दिल की बात कह देती है और कन्फेस कर देती है कि लियोन मैं तुमसे सच्चा वाला प्यार करने लगी हूँ। ये सुनते ही लियोन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए वो फालतू बातें करने लगता है जिससे ओलिविया के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। इसके बाद दोनों वापस शिप पर लौट आते हैं जहां एंजेलिका और ओलिविया एक दूसरे को सेफ देखकर राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी शिप पर फिर अटैक हो जाता है। इस बार लक्ष्मण खुशखबरी देता है कि रीइंफोर्समेंट आ चुकी है। मालिक लियोन का अपना बैटलफील्ड में एंट्री करता है और उसके ऑर्डर पर 2 जायंटिक लेजर बीम एनिमी शिप को पल भर में उड़ा देती हैं। गैरेट ये देख के समझ जाता है कि अब उनकी हार पक्की है। सिचुएशन को और भी खराब बनाते हुए लियोन अपना आर्मर फिर से समन कर लेता है और खुद बैटलफील्ड में उतरने की तैयारी करता है। उसके दोस्तों से बताते हैं हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम जीत कर ही वापस आओगे लियोन। लियोन अपने रोबोट की शॉट निकालता है और सीधा गैरेट की तरफ बढ़ने लगता है। गैरेट के सोल्जर कहते हैं हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन गैरेट पीछे हटने को तैयार ही नहीं होता। तभी अचानक उसके पास एक नया बुड्ढा वॉरियर आता है जो खौफनाक ब्लैक नाइट वैंडल नाम से जाना जाता है। उसे देखते ही गैरेट की उम्मीद वापस लौट आती है क्योंकि उसके हिसाब से अब ब्लैक नाइट वैंडल ही इस फाइट को उसके लिए जितवा सकता है। इसी बीच लियोन लगातार एनिमी रोबोट को डिस्ट्रॉय कर रहा था। लक्ष्मण उससे बताता है मेरा मेन बैटलशिप छोटे रेस्क्यू वेसल भेजने वाला है जो स्टूडेंट को सेफ जगह पहुंचा देंगे मालिक। लियोन भी ऑर्डर देता है कि सब स्टूडेंट को बचाकर बैटलफील्ड से दूर ले जाया जाए। तभी लक्ष्मण एक नए खतरे की वार्निंग देता है जो है ब्लैक नाइट वैंडल। ये नाम सुनते ही लियोन टेंशन में आ जाता है क्योंकि गेम में वैंडल सबसे डेंजरस अपोनेंट में से एक था उसके लिए, क्योंकि लियोन उससे 100 बार कुत्ते की तरह मरने के बाद उसे हरा पाया था। हर्टरूट भी उसे देखकर परेशान हो जाती है। ओलिविया को वैंडल के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए एंजेलिका उसे बताते है कि वैंडल ने अपनी जिंदगी में काउंटलेस सोल्जर को मारा है और प्रिंसिपैलिटी में उसका नाम ही लोगों को डरा देता है।
लियोन तुरंत वैंडल पर लेजर ड्रोन भेजता है, लेकिन वैंडल अपनी कमाल की स्किल से सब ड्रोन डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान एक और एनिमी रोबोट लियोन पर हमला करता है। लियोन उसे तो खत्म कर देता है, लेकिन एक पल के लिए उसका ध्यान भटक जाता है और वैंडल इसी मौके का फायदा उठाकर एरोगेंस आर्मर को काट देता है। तलवार आर्मर के अंदर तक घुस जाती है और लियोन समझ जाता है ये फाइट आसान नहीं होने वाली। लक्ष्यों सजेस्ट करता है मैं मेन बैटल सेट से फुल स्किल अटैक करके वैंडल को आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन लियोन ऐसा करने से लक्ष्यों को मना कर देता है क्योंकि वो वैंडल को मारना नहीं चाहता। दोनों के बीच फिर जबरदस्त क्लैश होता है। वैंडल घमंड से कहता है एक बच्चे से तो मैं नहीं हारूंगा। फाइट के दौरान वो लियोन को टेम्पररी ब्लाइंड करके एरोगेंस पर एक डेडली अटैक करता है, लेकिन लियोन सही समय पर अपने रोबोट से बाहर इजेक्ट हो जाता है और सीधा वैंडल के सामने खड़ा होता है। वो अपना वेपन उस पर तान देता है, पर अब भी उसका एरोगेंस रोबोट खुद ब खुद काम कर रहा होता है। वैंडल की तलवार को पकड़ा हुआ था। ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि कंट्रोल लक्ष्यों को ट्रांसफर कर दिया गया था। वैंडल कहता है अगर बच्चे तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं मौका मिलते ही तुम्हें भगवान के पास अपलोड कर दूंगा। और वैंडल के लिए सोने पे सुहागा ये होता है कि इसी वक्त गैरेट अपनी लास्ट स्ट्रेटेजी एक्टिवेट करता है। हर ट्रूथ तुरंत समझ जाते हैं कि गैरेट हद से ज्यादा आगे बढ़ गया। मतलब तभी अचानक हजारों मोस्टर बैटलफील्ड में नजर आने लगते हैं। वैंडल भी अनाउंस कर देता है कि अब मेरे साथ सबका अंत निश्चित है क्योंकि ये मोस्टर उनके रास्ते पर आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगे। लेकिन लियोन के पास एक सीक्रेट ट्रम्प कार्ड मौजूद था। उसके सिग्नल देते ही आसमान से बिजलियों की बारिश होने लगती है और सारे मोस्टर कुछ ही पल में खत्म हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तब लियोन शांति से कहता है ये मेरा हिडन अटैक है। फिर लियोन बूढ़े वैंडल की जान बख्श देता है और उसे प्रिंसिपैलिटी वापस जाकर हॉल फोर्ड किंगडम की असली ताकत बताने को कहता है। जब वैंडल फ्यूचर में रिवेंज लेने की कसम खाता है, लियोन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है जब एकेडमी के स्टूडेंट नहीं तुम जैसे बुड्ढे को हरा दिया तो तुम फ्यूचर में तो किसी दूध पीते बच्चे से भी हार जाओगे बुड्ढे। तुम मान लो तुम बुड्ढे हो गए तो शांति से यमदूत का इंतजार करते करते न्यूज देखो और मारे जाओ। बैटल के बाद पायरेट सब को खींच कर ले जाया जाता है। गैरेट लियोन से नेगोशिएशन की भीख मांगता है, लेकिन लियोन सीधा मना कर देता है और कहता है पहले तू कुत्ते की तरह मुझसे हार गया और अब मेरे सामने नेगोशिएशन की बात कर रहा है। तेरी जरूरत भी कैसे हुई ये सब बोलने की? इसलिए अगर अब तूने मुंह भी खोला तो मैं तेरे मुंह में मगरमच्छ डाल दूंगा अपना। बाद में लक्ष्मण कहता है अगर मास्टर लियोन आप चाहते वैंडल को पल भर में मैं मार सकता था तो आपने ऐसा क्यों नहीं करवाया मुझसे। इस पर लियोन भी मानता है कि लक्ष्मण तुम ये काम आसानी से कर लेते, लेकिन मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है। फिर लियोन लक्ष्मण को याद दिलाता है मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनना चाहता हूँ ना कि मेन कैरेक्टर। मतलब अगर लियोन लक्ष्मण को कहे कि पूरी बैटल को एक ही बार में खत्म कर देता तो पूरी दुनिया लियोन से डरने लगती, जो वो नहीं चाहता, और ऐसा करने से उसके दुश्मन भी बहुत ज्यादा बन जाते। कुछ घंटों बाद लियोन आराम करने के लिए अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन लियोन के रोबोट उसे अपने ही रूम पर जाने से रोकते हैं। फिर जब वो किसी तरह अंदर झांकता है तो पाता है कि ओलिविया और एंजेलिका बिकनी में उसके बेड पर सो रही हैं। क्या मतलब वो दोनों लियोन की पावर देख के उसके साथ डाटा ट्रांसफर करना चाहती थी। अभी लियोन चुपचाप उन्हें डिस्टर्ब किए बिना वापस मुड़ जाता है। तभी रूम के बाहर क्रिस उससे मिलता है और कहता है मुझे पता चल गया है ब्लैक नाइट को तुमने ही हराया है, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि तुम्हें फिर से चैलेंज कर सकूं। अगले दिन एंजेलिका अपने भाई गिलबर्ट से इन्वेजन के बारे में बात करती है। गिलबर्ट कहता है कि हर ट्रूथ के मामले में एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन फिर बात लियोन पर आ जाती है। गिलबर्ट का कहना होता है कि लियोन को सही लड़की से शादी करनी चाहिए। गिलबर्ट को इस बात से भी हैरानी होती है कि इतना पॉपुलर होने के बाद भी कोई लड़की ओपनली लियोन में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाती। एंजेलिका जवाब देती है प्रॉब्लम यह है कि लियोन पगला है क्योंकि वो खुद रोमांस में इंटरेस्ट नहीं लेता और इसलिए लड़कियों भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। गिलबर्ट ये सुन के बोलता है तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, पर इस बात से एंजेलिका नई दुल्हन की तरह शर्मा जाती है। कुछ दिनों बाद एकेडमी में लियोन, ब्रैड और ग्रेग चाय और कुकीज एंजॉय कर रहे होते हैं। तब पता चलता है कि पिछली बैटल का ज्यादा क्रेडिट लियोन ने क्रिस को दे दिया है ताकि उसके परिवार का फायदा हो। लियोन, ओलिविया और एंजेलिका साथ में बैठ के बातें करते हैं जहां लक्ष्मण सबके सामने अपीयर होता है। ये पहली बार था जब लियोन के अलावा किसी और ने लक्ष्मण को देखा। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण बताता है जूलियस और उसके दोस्त फिर प्लान कर रहे हैं कुछ। उन्होंने स्पेयर पार्ट जोड़कर एक रोबोट बनाया है और लियोन को चैलेंज करने वाले हैं। वो स्टूडेंट अपकमिंग डुएल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ लियोन लक्ष्मण से बोलता है ये सब लोग मारिये के साथ रहने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हैं और मुझे हराकर अपनी रिस्पेक्ट वापस पाना चाहते हैं, इसलिए मैं जानबूझकर आज इन लोगों से हार जाता हूँ क्योंकि मारिये नल्ली और सामने से फ्लैट है, जबकि मेरे पास बड़े बड़े बालों वाली ओलिविया और एंजेलिका है जो एक अच्छी इंसान है।
लियोन की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण अपने मास्टर को बधाई देता है और कहता है, पहली बार मास्टर लियोन आपने एक मैच्योर डिसीजन लिया है जिंदगी में। डुअल में ग्रेग लियोन का अपोनेंट बनता है। मैच शुरू होते ही लियोन आसानी से उसकी अटैक डॉज कर लेता है। जैसे ही जानबूझकर हारने वाला होता है तभी ग्रेग के रोबोट को एनालाइज करने के बाद लक्ष्मण बताता है कि ग्रेग के रोबोट का इंटरनल टेम्परेचर डेंजरसली बढ़ रहा है, इसलिए वो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए ग्रेग को अपने रोबोट से तुरंत निकल जाना चाहिए। ये सुनकर लियोन ग्रेग को उसके रोबोट से बाहर आने को कहता है, पर ग्रेग लियोन की बात को नहीं मानता। तो ना चाहते हुए भी लियोन को रोते हुए ग्रेग के रोबोट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय करके उसकी जान बचानी पड़ती है। पर मैच देखकर ही मारिए अपने बर्बाद हुए इन्वेस्टमेंट को देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि जितने भी पैसे उसने और जूलियस लोगों ने कमाए थे वो सभी जूलियस लोगों ने रोबोट के पार्ट खरीदने में खर्च कर दिए। फिर अगले दिन लियोन एक फॉर्मल सेरेमनी के लिए तैयार होता है और सोचता है बस ये एक नॉर्मल अवार्ड फंक्शन होगा, लेकिन उसके दोस्त बताते हैं कि प्रिंसेस को कैप्चर करने और प्रिंसिपैलिटी को हराने के लिए उसे स्पेशल मेडल और हॉनर मिलने वाला है। तभी वहां एंजेलिका उसे लेने आती है और कहती है, तुम्हें अपने परिवार से अच्छे से मिलवाना चाहती हूँ मैं, पर बताती नहीं है कि वैसा क्यों करना चाहती है लियोन को। सेरेमनी में लियोन के टीम मास्टर उसे मेडल देते हैं और अनाउंस करते हैं कि कई नोबल की रिकमेंडेशन पर लियोन को विस्काउंट का टाइटल भी दिया गया है। ये सुनकर मारिया गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि लियोन तो सिर्फ साइड कैरेक्टर होना चाहिए था। इसी वक्त रिवील होता है कि सीक्रेट ब्रेसलेट मारिया के पास है और वो भी आर्टिफैक्ट कलेक्ट करके असली प्रोटैगनिस्ट बनने की कोशिश कर रही है गेम की। सेरेमनी के बाद लियोन उदास सा घूम रहा होता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक शांत जिंदगी चाहिए थी। तब उसकी मुलाकात ओलिविया से होती है। दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। ओलिविया कहती है, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ लियोन, इसलिए तुम मुझे अपना जवाब दो, पर कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम सोच समझकर आराम से मुझे जवाब दे सकते हो। इतना बोल के फिर वो एंजेलिका के पास चली जाती है। लियोन सोचता है, चाहे मैं खुद को साइड कैरेक्टर मानता हूँ, लेकिन दिल से मैं एंजेलिका और ओलिविया दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मण मेरी दिल की बात लियोन से बोलता है कि मास्टर आप और मारिया काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों ने ही अपने प्रीवियस लाइफ की नॉलेज से इस गेम की स्टोरी को बदल दिया है। आखिर में ओलिविया और एंजेलिका लियोन को अपने साथ चलने के लिए बुलाते। लियोन मुस्कुराता और सोचता है कि इस नई दुनिया में अभी भी बहुत सारे एडवेंचर और यादें उसका इंतजार कर रही हैं। इसी के साथ यहाँ सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 2 जुलाई में आने वाला है, तो मैं तब उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप लोगों को किस नेक्स्ट एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कमेंट में बता देना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में जिसमें आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखने वाले, पर क्या कर सकता हूँ मैं वीडियो तो बनाना बंद नहीं कर सकता। तो ठीक है, बाय बाय।